हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। मेरा नाम है अवनीश त्रिपाठी। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर जो हमने किया था विभाजन को समझना, उसके बाद एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है एनसीईआरटी सॉल्यूशंस का। तो मैंने आपसे बताया था कि चैप्टर के बाद एनसीईआरटी सॉल्यूशंस हम आपको जरूर प्रोवाइड कराएंगे। तो उसी एनसीईआरटी सॉल्यूशंस के इंपॉर्टेंट सीरीज के साथ आज हम फिर आपके सामने मौजूद हैं, जिसमें उस चैप्टर का कंप्लीट एनसीईआरटी सीरीज हम देखेंगे। एनसीईआरटी क्वेश्चंस देखेंगे क्या क्या इंपॉर्टेंट है, उसके एक मॉडल आंसर्स आपको देने की कोशिश करेंगे, जिससे आप क्वेश्चंस के आंसर एग्जामिनेशन में भी कर पाएं। लेकिन उससे पहले स्टूडेंट्स, आपको पता है कि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी कक्षा 6 से 12वीं तक के लिए बिल्कुल निःशुल्क शिक्षा लेकर आया है। यानी आप किसी भी स्टेट बोर्ड से पढ़ाई कर रहे हो, सीबीएसई बोर्ड से पढ़ाई कर रहे हो, आप निःशुल्क हर सब्जेक्ट हर चैप्टर की पढ़ाई मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर इस कमाल की टीम के साथ जुड़कर कर सकते हैं, जो आपके सभी सब्जेक्ट्स के संबंधित सारी समस्याओं को हल करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात, एक या दो चैप्टर पढ़ने के बाद या थोड़ा सा पढ़ाई करने के बाद आपको कोई पेड सब्सक्रिप्शन या पैकेज खरीदने की जरूरत नहीं है। यानी आप फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल पढ़ाई कर सकते हैं। किसी भी तरीके का पैसा देकर आपको सब्सक्रिप्शन लेने की या क्लास ज्वाइन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पूरी पढ़ाई निःशुल्क प्रोवाइड कराने के जो उद्देश्य है, जो मिशन है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी का, उसी के तहत ये सारी सीरीज आपके तक लेकर आई जा रही है। तो मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी के साथ जुड़ जाइए, इसके साथ बने रहिए और अपने हर सब्जेक्ट, हर कक्षा 6 से 12 तक के सभी सब्जेक्ट्स को हिंदी माध्यम में डिटेल रूप में समझने और पढ़ने के लिए मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी के साथ जुड़े रहिए। ठीक है, इसी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के साथ शुरू करते हैं आज का हमारा इंपॉर्टेंट क्लास, और वो है विभाजन को समझना, राजनीति, स्मृति और अनुभव और इसके एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। ठीक है, इसका वन शॉट रिवीजन मैंने किया है, देखा है कि कैसे आजादी के बाद जब देश का विभाजन हुआ तो किस किस तरह के उसमें राजनीति हुई, कैसी कैसी स्मृतियां रही, क्या मेमोरीज रही और क्या इसके एक्सपीरियंसेस रहे। ये सारी चीजें हमने वन शॉट रिवीजन में की हुई हैं। उस वीडियो को अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर देखिए। उससे पहले महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन को भी देखिए, उससे पहले 1857 की क्रांति भी देखिए। तो ये सारी चीजें एक क्रम में चलती हुई आ रही हैं, जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण एनसीईआरटी क्वेश्चंस। ठीक है, देखिए हमने हर क्वेश्चन में कुछ चीजें डाल दी हैं आपके लिए, कम या ज्यादा। उसमें से आप अपने हिसाब से चाहे तो उस आंसर्स को रिफ्रेम कर सकते हैं। कुल मिला के आपको एक अच्छा समराइज्ड वे में हर क्वेश्चन के बारे में चीजें मिल जाएंगी, आंसर मिल जाएगा। तो प्रश्न आता है कि 1940 के प्रस्ताव के जरिए मुस्लिम लीग ने क्या मांग की। जो 1940s में प्रस्ताव आए, उसने मुस्लिम लीग ने क्या डिमांड किया, क्या मांग की। अब देखिए, मैंने आपको क्लास में भी समझाया था कि 1940 में जब मुस्लिम लीग की बैठक हुई थी तो उसमें अलग से पाकिस्तान की डिमांड नहीं की गई। उसमें ये नहीं कहा गया कि पाकिस्तान शब्द आया और हमको अलग एक देश चाहिए। उन्होंने मुसलमानों के लिए अलग प्रांत और स्वायत्तता की मांग की थी। हाँ, ठीक है कि उसकी एक भूमिका तैयार हो रही थी, लेकिन ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि पृथक पाकिस्तान शब्द भी उसमें नहीं आया था। तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी और ढाका में की गई थी। यह भारतीय मुसलमानों की प्रथम राजनीतिक संस्था थी। यह भी इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा। फर्स्ट जो इंपॉर्टेंट मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन पार्टी वाइज अगर आप कहें तो वो मुस्लिम लीग बनी थी। 1885 के बाद कोई दूसरी पार्टी इस तरह की प्रमुख आ नहीं रही थी। 1905 में जब बंगाल विभाजन हुआ था तो उसके बाद 1906 में यह पार्टी बनाई गई थी और अंग्रेजों के ही सहायता से बनाई गई थी। भारतीय मुसलमानों की ब्रिटिश सरकार के प्रति राजभक्ति की भावनाओं में वृद्धि करना तथा उनके प्रति सरकार के संदेहों को दूर करना इसका एक प्रमुख उद्देश्य था। अब देखिए, इसको अंग्रेजों ने ही बनवाया था। जब बंगाल विभाजन 1905 में हुआ तब भी अंग्रेजों का यह ध्येय था कि भाई हिंदू मुसलमान एकता अगर चलती रहेगी तो बड़ी समस्या हो जाएगी। इस एकता को कमजोर रखने के लिए और एक तरह से आप कह सकते हैं कि मुसलमानों को एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन देना चाहते थे अंग्रेज कि वो ऑर्गेनाइजेशन अंग्रेजों के पक्ष में बात करे और जो मुसलमान अंग्रेजों के पक्ष में जाना भी चाहे तो वो ऑर्गेनाइजेशन उनको समझा ले, तो और अंग्रेजों के प्रति जो भी संदेह हो उसको दूर कर ले। यही इसका उद्देश्य था मुस्लिम लीग का। शीघ्र ही लीग उत्तर प्रदेश के विशेष रूप से अलीगढ़ के संभ्रांत मुस्लिम वर्गों के प्रभाव में आ गई। ब्रिटिश प्रशासकों ने लीग का प्रयोग राष्ट्रीय आंदोलन को दुर्बल बनाने, शिक्षित मुस्लिम समुदाय को राष्ट्रीय आंदोलन की ओर से आकर्षित होने से रोकने के साधन में किया। ये मैंने इस क्वेश्चन में इसका एक फ्रेम जरूर डाल दिया ताकि आप मुस्लिम लीग के इंटेंशन को समझ जाएं और अब उसकी मांगों पर चलेंगे। ठीक है, अब देखिए 1937 ईस्वी में क्या हुआ कि जब चुनाव हुए तो मुस्लिम लीग को और कोई जो है सफलता नहीं मिली। उत्तर प्रदेश यानी उस समय के संयुक्त प्रांत में वो चाह रही थी कि सरकार बना ले, उसमें भी कांग्रेस ने मना कर दिया। 1937 में कांग्रेस द्वारा संयुक्त प्रांत में मुस्लिम लीग के साथ मिलकर मंत्रिमंडल बनाने से इंकार कर दिए जाने पर कांग्रेस और लीग के संबंध बहुत अधिक बिगड़ गए। लीग ने इस्लाम खतरे में है का नारा लगाया और कांग्रेस को हिंदुओं की संस्था बताया। ठीक, दूसरे विश्व युद्ध के दौरान सभी कांग्रेसी मंत्रिमंडलों द्वारा नवंबर 1939 में त्याग पत्र दे दिए जाने पर मुस्लिम लीग और प्रसन्न हुई और लीग ने द्विराष्ट्रवाद के सिद्धांत का प्रचार किया और मुस्लिम जन सामान्य और ब्रिटिश प्रशासकों को यह विश्वास दिलाने का भरसक प्रयास किया कि मुसलमानों के हित हिंदू हितों से भिन्न है
और अल्पसंख्यक मुसलमानों को बहुसंख्यक हिंदुओं से खतरा है। साफ बात है, वो बताने लग गए कि भैया हम आपके साथ नहीं रह पाएंगे और मुसलमान कभी हिंदू सरकार में, हिंदू शासन में खुश नहीं रह पाएंगे, उनके हित अलग हैं। अब आते हैं उस मेन पार्ट पर। तो मार्च 1940 में लाहौर अधिवेशन में लीग ने एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया जिसमें उपमहाद्वीप के मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में सीमित स्वायत्ता की मांग की गई। इस बात को ध्यान रखिएगा, सीमित स्वायत्ता यानी एक लिमिटेड ऑटोनॉमी की बात की गई थी, अभी अलग राष्ट्र बनाने की बात नहीं की गई थी। प्रस्ताव में कहा गया कि भौगोलिक दृष्टि से सटी हुई इकाइयों को क्षेत्रों के रूप में चिन्हित किया जाए। अब देखिए, अगर बहुत शॉर्ट में ये क्वेश्चन पूछता है ना तो आप यहां से भी लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन अगर दीर्घ में पूछे तो आप पूरी भूमिका बना के लिख सकते हैं, जैसा हम देखते हुए आ रहे हैं। तो भौगोलिक दृष्टि से सटी हुई इकाइयों के क्षेत्रों के रूप में चिन्हित किया जाए, जिन्हें बनाने में आवश्यकता अनुसार क्षेत्रों का फिर से या ऐसा समायोजन किया जाए कि हिंदुस्तान के उत्तर, पश्चिम और पूर्वी क्षेत्रों जैसे जिन भागों में मुसलमान की संख्या अधिक है उन्हें इकट्ठा करके स्वतंत्र राज्य बनाए जाए, जिनमें सम्मिलित इकाइयां स्वाधीन और स्वायत्त होंगी। क्या कह रहे थे? यह मांग की गई थी कि भैया आप जो एरिया, जैसे पंजाब और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर जो ऊपर था, जो आज जम्मू कश्मीर और पंजाब का हिस्सा आप देखते हैं, उसके पास जो इलाके थे, वो इलाका, बंगाल का इलाका, वो ये कहते हैं कि जिन इलाकों में मुसलमान ज्यादा हैं, मुसलमानों की जनसंख्या ज्यादा है, उनको एक स्वतंत्र राज्य बना दिया जाए और स्वतंत्र राज्य के पास अपनी कुछ शक्तियां हो, कुछ अपनी स्वायत्ता हो, अपनी ऑटोनॉमी हो, है ना। और अभी भी मैं बता रहा हूं कि मेन बात ये ध्यान रखिएगा कि अगर क्वेश्चन आता है कि क्या 1940 के प्रस्ताव में उन्होंने अलग राष्ट्र की मांग की थी, तो ऐसा नहीं हुआ था। उन्होंने बस बोला कि कुछ स्वतंत्र राज्य बना दिए जाएंगे जहां मुसलमानों की जनसंख्या ज्यादा होगी और उनको अपनी स्वायत्तता और अपनी ऑटोनॉमी मिली रहेगी, जो लिमिटेड ऑटोनॉमी होगी, है ना, एक लिमिट के अंदर होगी। ये 1940 का मुस्लिम लीग की मांग था, ठीक है, समझ में आ गई बात। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुछ लोगों को ऐसा क्यों लगता था कि बंटवारा बहुत अचानक हुआ? देखिए, एक इसमें विद्वानों का मत आता है, अलग अलग लोग कहते हैं। देखिए, पूरा जो कंसेप्ट चल रहा था, आप देखिए 1857 के बाद फिर 1906 में 5 में स्वदेशी क्रांति, फिर 1920 में असहयोग आंदोलन, फिर 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन, फिर 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन भी देखने के लिए मिला और अचानक अंग्रेजों ने आजादी दे दी, बंटवारा हो गया। तो कुछ लोगों को ये लगता है कि ये अंग्रेजों की कूटनीति थी। अभी मुस्लिम लीग जो है वो बार बार कह रही थी कि स्वायत्तता दे दी जाए, स्वतंत्र राज्य बना दिए जाए, तब तक अचानक अंग्रेजों ने कह दिया कि नहीं, बंटवारा कर देंगे। तो कुछ लोगों को लगता है कि अंग्रेजों की चाल थी, वो जाते जाते भारत को कमजोर करना चाह रहे थे और उन्होंने बंटवारा करके ऐसा करने का प्रयास किया। कुछ विद्वानों के अनुसार देश का विभाजन बहुत अचानक हुआ। हमें याद रखना चाहिए कि भारत विभाजन की आधार भूमि में प्रारंभ से ही ब्रिटिश कूटनीति का कार्य कर रही थी। ब्रिटिश प्रशासकों ने प्रारंभ से ही फूट डालो और शासन करो की नीति का अनुसरण किया। हमने चर्चा भी किया है कि 1905 में पहले जब बंगाल का विभाजन किया गया, उसमें भी ये विभाजन कहा तो गया कि हम प्रशासनिक कारणों के कारण कर रहे हैं, लेकिन उसमें एक तरफ मुसलमान को बहुसंख्यक बनाया, एक तरफ हिंदुओं को बहुसंख्यक बनाया और दूसरे को अल्पसंख्यक बनाया, तो हिंदू मुस्लिम खाई पैदा कर रहे थे। उसके बाद 1909 में जो पृथक निर्वाचन, मॉर्ले मिंटो सुधार हुआ, पृथक निर्वाचन मुसलमानों को दिया गया, वो भी इसी साजिश का हिस्सा थे, है ना। और अच्छा, इस बीच में 1906 में जो मुस्लिम लीग की स्थापना कराई गई, वो भी इसी साजिश का हिस्सा थी। तो मुसलमानों में और हिंदुओं में फूट डालो और राज करो की नीति कर रहे थे अंग्रेज। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को दुर्बल बनाने के लिए मुसलमानों की सांप्रदायिक भावनाओं को उत्तेजित करते रहे। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन की व्यापकता से स्पष्ट हो गया था कि अंग्रेज अधिक दिन तक भारत में नहीं रह पाएंगे, ये अंग्रेजों को लग गया था। इसलिए जाते जाते वो अचानक बंटवारा करना चाहते थे ताकि एक कमजोर राष्ट्र बने। इस आंदोलन के कारण इंग्लैंड के राजनीतिक दल भारतीय समस्या पर गंभीरतापूर्वक विचार करने लगे और अंग्रेजों का भारत छोड़ना निश्चित हो गया। लेकिन कूटनीति के कुशल खिलाड़ी अंग्रेजों ने और दुर्बल और विखंडित देश बनाने का सोच लिया भारत को, इसलिए अचानक विभाजन के लिए तैयार हो गए। हमें याद रखना चाहिए कि मुस्लिम बहुलता वाले क्षेत्रों के लिए सीमित स्वायत्ता की ही मांग की गई थी। मैं बार बार कह रहा हूं कि मुस्लिम लीग ने भी पूरा अलग राष्ट्र नहीं मांगा था, उन्होंने कहा था कि हमको थोड़ा सीमित स्वायत्ता यानी कि लिमिटेड ऑटोनॉमी आप दे दीजिए, ठीक है, और केवल 7 वर्ष के अंदर ही विभाजन कर दिया, यानी इतनी जल्दी मांग को मान लिया। तो संभवतः किसी को भी यह ठीक से नहीं पता था कि पाकिस्तान के निर्माण का क्या अभिप्राय होगा और उसका भविष्य में क्या असर पड़ेगा, ये किसी को क्लियर नहीं था, लेकिन अंग्रेजों ने तुरंत इसको मान लिया और विभाजन कर दिया। तो उल्लेखनीय है कि 1947 में अपने मूल स्थान को छोड़कर नए स्थान पर जाने वाले अधिकांश लोगों को विश्वास था कि शांति स्थापित होते ही वो अपने मूल स्थान पर लौट आएंगे। लेकिन क्या होगा, हमें यह भी याद रखना चाहिए कि मुस्लिम नेता जो है वो एक संप्रभु राज्य के रूप में पाकिस्तान की मांग के प्रति गंभीर नहीं थे। स्वयं जिन्ना भी सौदेबाजी में पाकिस्तान की सोच का प्रयोग एक पैतरे के रूप में करना चाहते थे। इसके द्वारा वो एक और सरकार द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को दी जाने वाली रियायतों पर रोक लगा सकते थे और दूसरी ओर मुसलमानों के लिए ज्यादा रियायतें मांग सकते थे। अब देखिए, इसका क्या मूल भाव क्या निकल रहा है? मूल भाव ये निकल रहा है कि
जिन्ना भी पाकिस्तान की बात करके ना दहशत बनाते थे कि अगर आप लोग मेरी बात नहीं मानेंगे तो बंटवारा कर देंगे, आप लोग बात नहीं मानेंगे तो अलग देश कर लेंगे, वो और ज्यादा रियायत और कांग्रेस को कमजोर करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन अचानक इन सभी बातों को अंग्रेज मान गए और बंटवारा कर दिया। इसलिए कुछ विद्वानों को यह लगता है कि देश को और दुर्बल और विखंडित बनाने के लिए यह अंग्रेजों की कूटनीति थी। अब मान लीजिए लॉन्ग में आप ये लिख सकते हैं, अगर बहुत शॉर्ट में आए 2 नंबर 3 नंबर का क्वेश्चन आए तो आप लिख सकते हैं कि देश को दुर्बल और विखंडित करने की कूटनीति के कारण अंग्रेजों ने अस्पष्ट मांग को, यानी जो मांग स्पष्ट नहीं थी, अस्पष्ट मांग या भाव को प्रधानता देते हुए या उसको प्रमुखता देते हुए भारत का विभाजन कर दिया। ठीक है, इसलिए लगता है कि इसका विभाजन बहुत तेजी से हो गया। ये आप दिमाग में रख सकते करके इस क्वेश्चन को देख सकते हैं। ठीक है, अब इस चीज को और आगे बढ़ा के देख सकते हैं कि 1940 में लाहौर अधिवेशन जो हुआ था उसमें मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में केवल सीमित स्वायत्ता की मांग की गई थी। मैं बार बार कह रहा हूं, लिमिटेड ऑटोनॉमी, लिमिटेड ऑटोनॉमी, इसी की मांग की गई थी, है ना। इस अस्पष्ट से प्रस्ताव में विभाजन अथवा पाकिस्तान का उल्लेख नहीं था। इस प्रस्ताव के लेखक जो हैं यूनियनिस्ट पार्टी के नेता सिकंदर हयात ने 1 मार्च 1941 को पंजाब असेंबली में स्पष्ट किया था कि वह ऐसे पाकिस्तान की अवधारणा के विरोधी हैं जिसमें यहां मुस्लिम राज और शेष स्थानों पर हिंदू राज होगा। इस प्रस्ताव के केवल 7 वर्ष बाद ही देश का विभाजन हो गया। देखिए, जो प्रस्ताव लाहौर में लिखा गया था उसके लेखक जो थे, उन लेखक ने भी पंजाब असेंबली में कहा था कि हम ऐसा कोई पाकिस्तान नहीं कह रहे हैं कि जिसमें इस्लाम का शासन हो। तो जो इस प्रस्ताव को मांग कर रहा था, जो लोग इस प्रस्ताव को बना रहे थे, जो लोग स्वायत्तता की मांग कर रहे थे, वो लोग भी अलग पाकिस्तान के सपोर्ट में कहीं नहीं थे। लेकिन अचानक अंग्रेज इस पर राजी हुए और दंगे हुए और उन्होंने अलग विभाजन कर दिया। तो इससे शक की सुई आती है कि यह जबरदस्ती का किया गया वाला काम था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। आम लोग विभाजन को किस तरह देखते थे? जो कॉमन लोग थे विभाजन कैसे देख रहे थे? तो सामान्य लोग प्रारंभ में देश के विभाजन को केवल थोड़े समय के लिए देख रहे थे। देखिए, लोगों को यह लग रहा था, पहले तो यह लगा कि किसी तरह का विभाजन नहीं होगा, फिर लोगों को लगा कि चलो थोड़े दिन की बात है, हो सकता है एक सनक पैदा हुई है, एक चिढ़ पैदा हुई है, कुछ दिन में मामला शांत हो जाएगा और शांत होने के बाद लोग विभाजन को रोक देंगे। तो इस तरह की बातें उसमें चल रही थी। लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि यह हुआ नहीं और उसका अनुभव और कटु होता गया और दूरी खाई और बनती गई। इतने दंगे हो गए कि एक साथ मिलना पॉसिबल नहीं था। फिर सर रेडक्लिफ के अध्यक्षता में बाउंड्री बनाने का आदेश हो गया, बाउंड्री भी, सीमा भी तय हो गई। अब देखिए, देश के विभाजन को थोड़े समय के एक जुनून के रूप में देखते थे। उनका विचार था कि विभाजन स्थायी नहीं होगा, उनको लगता था यह अस्थायी है। कुछ समय बाद जैसे ही शांति और कानून व्यवस्था स्थापित हो जाएगी, वे अपने घरों को वापस लौट जाएंगे। उन्हें विश्वास था कि शताब्दियों से एक समाज में एक दूसरे के सुख दुख के साथी बनकर रहने वाले लोग एक दूसरे का खून बहाने पर उतारू नहीं होंगे। देश का विभाजन उनके दिलों के विभाजन का कारण नहीं बनेगा। स्थिति सामान्य होते ही फिर मिलजुल कर रहने लगेंगे। तो जो क्वेश्चन है कि आम लोग विभाजन को कैसे देखते थे, तो इसमें आप ये बता सकते हैं। लोगों को लगता था कि नहीं, ऐसा नहीं होगा कि लोग एक दूसरे को मारने लगे, काटने लगे, एक दूसरे देश में जाकर रहने लगे, धीरे धीरे सब नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, वास्तव में सामान्य लोग चाहे कि वे हिंदू थे अथवा मुसलमान, धर्म के नाम पर एक दूसरे का सिर काटने को इच्छुक नहीं थे। अनेक नेता और स्वयं गांधी जी भी अंत तक विभाजन की सोच का विरोध करते रहे। तो आम जनता तो इसको ऐसी देखती रही, लेकिन जो भड़काऊ लोग थे या एक्सट्रीमिस्ट लोग थे, उन्होंने इसको सीरियसली लिया और विभाजन हो गया। 7 सितंबर 1946 को प्रार्थना सभा में, ठीक है, अपने भाषण में गांधी जी ने कहा था कि मैं फिर वह दिन देखना चाहता हूं जब हिंदू और मुसलमान आपसी सलाह के बिना कोई काम नहीं करेंगे। मैं दिन रात इसी आग में जल रहा हूं कि उस दिन को जल्दी से जल्दी साकार करने के लिए क्या करूं। देखिए, गांधी जी का प्रयास लगातार विभाजन के खिलाफ था और लोग उनको सुन भी रहे थे, यानी लोग उससे सहमत हो रहे थे। लीग से मेरी गुजारिश है कि वे किसी भी भारतीय को अपना शत्रु न माने। इसी प्रकार 26 सितंबर 1946 को गांधी ने हरिजन में लिखा था, हरिजन पत्रिका जो छपती थी, कि जो तत्व भारत को एक दूसरे के खून के प्यासे टुकड़ों में बांट देना चाहते हैं, वे भारत और इस्लाम दोनों के शत्रु हैं। ठीक, भले ही वो मेरी देह के टुकड़े कर दें, किंतु मुझसे ऐसी बातें नहीं मना सकते जिससे मैं गलत मानता हूं। देखिए, सिद्धांत मैंने पहले शुरू की क्लास में भी चर्चा किया कि जिन सिद्धांतों को नहीं मानते थे उनको कभी सही नहीं ठुकरा कर सकते थे। तो उनका ये लगना था कि जो एक दूसरे को लड़ा रहे हैं, ना तो भारत के हित में है, ना इस्लाम के हित में है। जन सामान्य का गांधी जी में अटूट विश्वास था। उन्हें लगता था कि गांधी जी किसी भी कीमत पर देश का विभाजन नहीं होने देंगे। तो जो क्वेश्चन हम देख रहे थे कि जन सामान्य विभाजन को कैसे देख रहा था, तो उसको लग रहा था कुछ दिन का मामला है, ठंडा हो जाएगा, और गांधी जी पर विश्वास था। इसलिए गांधी जी की बातों को उनको लग रहा था कि गांधी जी अगर इसका विरोध कर रहे हैं तो वो जल्दी ही बचा लेंगे, वो इस तरह का विभाजन होने नहीं देंगे। तो लोग एक कंफ्यूज्ड मूड में थे, आश्चर्यचकित थे। इसके अलावा लोग जो है वो निर्णय लेने की स्थिति में नहीं थे। उनको ये लगता था कि नहीं, ये कुछ दिन का टेम्पररी मामला है, धीरे धीरे शांत हो जाएगा। इस तरह की चीजें दिखाई पड़ रही थी और ऐसा हुआ नहीं।
अंत में विभाजन हुआ और बहुत ही दुखद हुआ, विदारक हुआ, उसके अनुभव की चर्चा हम कर चुके हैं, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। इसलिए जो आम लोग थे वे आसानी से अपने घरों को छोड़ने और अपने रिश्ते नातों को तोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। देश के विभाजन और उसके परिणाम स्वरूप होने वाली हिंसा ने उन्हें झकझोर डाला, किंतु फिर भी अनेक हिंदू मुसलमान अपने जान खतरे में डालकर एक दूसरे की जान बचाने की कोशिश करते रहे। इससे सिद्ध होता है कि सामान्य हिंदू मुसलमानों का विभाजन से कोई लेना देना नहीं था। और इसीलिए देखिए, जो वहां हिंदू या यहां मुसलमान रहेगा उसमें बहुत लोगों को लगा कि नहीं, हम यहां से छोड़ के नहीं जाएंगे, कुछ दिन की बात है, सब शांत हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, इस उम्मीद में लगे रहे। ठीक है, और इस उम्मीद में लगे रहे और ये कोशिश करते रहे, एक दूसरे की जान बताते रहे, प्रयास करते रहे कि सारा मामला सामान्य हो जाए। तो इससे आप समझ सकते हैं कि किस तरह की कंडीशन थी और किस तरह की सोच उस समय व्याप्त हो रही थी। तो अगर आपसे कभी क्वेश्चन ऐसा पूछा है कि क्या आम हिंदू मुसलमान विभाजन के पक्ष में था, तो आप कह सकते हैं कि बहुत हद तक पक्ष में नहीं था। उसका वो एक दूसरे की सहायता करने में लगे थे। कुछ लोग छोड़कर नहीं जा रहे थे जगह को, क्योंकि उनको लग रहा था सारी चीजें सामान्य हो जाएंगी। दूसरा, आम जनमानस का श्रद्धा या विश्वास गांधी जी में था और गांधी जी क्यों को बार बार विभाजन का विरोध कर रहे थे, इसलिए उनको लग रहा था कि विभाजन शायद नहीं होगा और वो गांधी जी के पद चिन्हों पर चल रहे थे। तो ये सारी चीजें आप इस क्वेश्चन में इंक्लूड कर सकते हैं और इससे एक समझ बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विभाजन के खिलाफ महात्मा गांधी की दलील क्या थी। अब महात्मा गांधी क्या कह रहे थे बार बार, विभाजन क्यों नहीं होना चाहिए? तो एक तो उसके खिलाफ होने का पहला कारण यह था कि उसमें हिंसा थी। दूसरा, इनको ये लग रहा था कि हिंदू मुसलमान एक साथ रह रहे हैं, एक साथ चलेंगे, ये अलग कैसा हो सकता है, देश का खंडन विभाजन कैसे हो सकता है जब एक साथ लड़े हैं। तो गांधी जी ने प्रारंभ से ही देश के विभाजन के विरुद्ध थे। वो किसी भी कीमत पर विभाजन को रोकना चाहते थे। ठीक, वह अंत तक विभाजन का विरोध करते रहे और देश में विभाजन का विरोध करते उन्होंने कहा कि विभाजन उनकी लाश पर होगा। देखिए, वो मरने के लिए तैयार थे। 7 सितंबर 1946 को उन्होंने उसी भाषण में, जिसकी भी हमने चर्चा भी की थी, कि मैं फिर वह दिन देखना चाहता हूं कि हिंदू और मुसलमान एक दूसरे के सलाह के बिना कोई काम न करे। यानी एक जो उनके लिए सबसे प्रमुख बात थी ना, सामाजिक और धार्मिक एकता, उसके लिए लगातार स्वतंत्रता आंदोलन में भी काम करते रहे। पहले भी हमने चर्चा की हुई है कि जब वो पहले भारत में आए तो पूरे देश का भ्रमण किया, फिर उन्होंने किसानों को, यानी पहले उन्होंने वर्ग संघर्ष जो था उसको खत्म करने का प्रयास किया, फिर जाति संघर्ष, फिर धार्मिक संघर्ष। तो पहले उन्होंने किसानों को, मजदूरों को, इनकी आवाज उठाई, जैसे चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद में। उसके बाद उन्होंने जो है कास्ट के लिए भी हरिजनों को, छोटे जाति के लोगों को उठाना शुरू किया। जो अमीर गरीब का फर्क था, इसके खिलाफ आवाज उठाई। 1916 के जो बीएचयू में उनको बुलाया गया था, उसमें उन्होंने कहा कि आप गरीब लोगों को क्यों नहीं बुलाते हैं, आप लोग उनके बिना नहीं चल सकते। खिलाफत मूवमेंट में साथ देकर उन्होंने हिंदू मुसलमान को एक करने का प्रयास किया। तो उनका ये प्रयास तो शुरू से ही चलता रहता था और इस बार भी वो ये प्रयास कर रहे थे कि किसी तरह से इस जो एक किया जाए। और उन्होंने अपने भाषण में कहा कि मैं वो दिन देखना चाहता हूं जब हिंदू मुसलमान एक दूसरे की राय के बिना कोई काम नहीं करे। ठीक है, मैं दिन रात इसी आग में जला जा रहा हूं कि उस दिन को जल्दी से जल्दी साकार करने के लिए क्या करूं। लीग से मेरी गुजारिश है कि किसी भारतीय को वो अपना शत्रु न माने। ठीक है, उनका खून, हिंदू मुसलमानों का खून है और एक जैसा भोजन, एक जैसा पानी पीते हैं। यानी लगातार वो क्या चाह रहे थे, धार्मिक सौहार्द। और धार्मिक सौहार्द क्यों चाह रहे थे? क्योंकि उनको पता था कि धर्म के आधार पर ही ये बंटवारा हो रहा है और उनको ये लग रहा था कि ये बंटवारे से आम लोगों को कोई बहुत मतलब नहीं है, ये गलत हो रहा है, देश को कमजोर करने की साजिश है, ऐसा उनका मानना था। इसी प्रकार 26 सितंबर 1946 को महात्मा गांधी ने हरिजन में लिखा था कि मुझे पूरा विश्वास है कि मुस्लिम लीग जो है पाकिस्तान को जो मांग उठाई है वो गैर इस्लामिक है, ये पापपूर्ण कृत्य है। ठीक है, और भाईचारे का सार्थक नहीं होगा। मानव परिवार की एकजुटता को तोड़ने का जो तत्व भारत को एक दूसरे के खून के प्यासे हैं, वो भारत और इस्लाम दोनों के विरोधी। ऐसे ऐसे वो भाषण दे रहे थे। ठीक है, वो ये कहते हैं कि मैं जिसे गलत मानता हूं आप उसे सही नहीं मनवा सकते, क्योंकि बार बार ये अपील की जा रही थी कि गांधी जी कहें कि बंटवारा ठीक है, गांधी जी बंटवारे के समर्थन में कहें, पर वो राजी नहीं हो रहे थे। किंतु गांधी जी का विरोध नकार खाने में तूती के समान था। नकार खाने में तूती का मतलब समझते हैं आप? तूती बोलना होता था। एक तूती एक तरह का वाद्य है, तो जब आप बहुत बड़े इलाके में कोई छोटी सा वाद्य बजाएंगे तो कोई सुनेगा नहीं, वही हाल उस समय हो रहा था। उनका नकार खाने में तूती के समान था। गांधी जी सांप्रदायिक पूर्वाग्रहों और भावनाओं से जूझते रहे, किंतु बेकार। ठीक, वो जो भावनाएं, ऐसा सांप्रदायिक भावनाएं थी और पूर्वाग्रह यानी एक दूसरे के खिलाफ गलत धारणा दिमाग में बैठा के चलने की जो आदत थी, उसके खिलाफ वो जूझते रहे, पर वो सारी चीजें बेकार साबित हुई। उनका उस पर कोई प्रभाव नहीं है। न तो हिंसा रुका, न ही बंटवारा रुका, और देश का विभाजन हो गया और उनकी हत्या भी होगी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को उसे स्वीकार करना पड़ा। सत्य और अहिंसा के पुजारी गांधी असहाय थे और वे निरंतर सांप्रदायिक सद्भाव स्थापित करने के प्रयासों में लगे रहे।
उन्हें विश्वास था कि वे अपने प्रयासों में सफल होंगे, लोग हिंसा और घृणा का रास्ता छोड़ देंगे और भाइयों के समान मिलकर सभी समस्याओं का समाधान कर लेंगे। ठीक है, ये आंसर आप इसमें लिख सकते हैं, क्योंकि गांधी का व्यू आपको पूछा हुआ है। गांधी जी ने निडर होकर सांप्रदायिक दंगों से ग्रस्त विभिन्न स्थानों का दौरा किया, सांप्रदायिक कम्युनल वायलेंस, सांप्रदायिकता के शिकार लोगों को राहत पहुंचाने के प्रयास किया। उन्होंने प्रत्येक स्थान पर अल्पसंख्यक समुदाय को, चाहे वो हिंदू या मुसलमान, मतलब जिस एरिया में हिंदू कम थे वहां पे, जिस एरिया में मुसलमान कम थे वहां पे वो जाते थे। उन्होंने भरसक प्रयास किया कि हिंदू मुसलमान एक दूसरे का खून न बहाएं और परस्पर मिलजुल कर रहें। तो गांधी जी का यही विचार था विभाजन के खिलाफ, क्योंकि उसमें सबसे ज्यादा हिंसा, सांप्रदायिकता, ये सारी चीजें व्याप्त थी और इसके खिलाफ वो लगातार अपनी आवाज उठा रहे थे, लगातार बोल रहे थे कि ये गलत है। ठीक है, ये महत्वपूर्ण बात है। अगला प्रश्न है कि विभाजन को दक्षिणी एशिया के इतिहास में एक ऐतिहासिक मोड़ क्यों माना जाता है। ठीक, दक्षिण एशिया के इतिहास में एक ऐतिहासिक, दक्षिण एशिया में कौन कौन से प्रमुख देश हैं, हमने राजनीति विज्ञान में ही पढ़ा है। तो उसमें भारत है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, भूटान है, नेपाल है, पाकिस्तान है, मालदीव, यही सारे देश हैं। अब अगर विभाजन से पहले का आप देखें तो पाकिस्तान, बांग्लादेश, भारत, कम से कम ये 3 देश तो एक ही थे। तो अगर इनका बंटवारा हो गया, हालांकि बांग्लादेश बाद में बना, वो पहले पूर्वी पाकिस्तान था, तो बंटवारा होने का मतलब ये होगा कि दक्षिण एशिया का जो भूगोल था एक तरह से बदल गया। समझ रहे हैं ना आप? तो ये जो भौगोलिक चेंज आया, इसने बड़ा एक अहम रोल निभाया। फिर उस हिसाब से राजनीतिक और वैदेशिक संबंध भी बने। भारत के विभाजन को दक्षिणी एशिया के इतिहास में एक ऐतिहासिक मोड़ माना जाता है। निसंदेह यह विभाजन स्वयं में अतुलनीय था, इस तरह का पहले नहीं हुआ था, क्योंकि इससे पहले किसी अन्य विभाजन में न तो सांप्रदायिक हिंसा का इतना तांडव हुआ और न इतनी विशाल संख्या में निर्दोष लोगों को अपने घरों से बेघर होना पड़ा। तो कम से कम दक्षिण एशिया में तो कोई ऐसा उदाहरण नहीं था कि इतना ज्यादा कम्युनल वायलेंस हो या इतना ज्यादा सांप्रदायिक हिंसा हो, इतने ज्यादा लोगों को घर छोड़ना पड़े और इतना समस्या हो। यानी ठीक है, अपने अपने घरों से लोग बेघर हो गए। विद्वानों के अनुसार विभाजन के परिणाम स्वरूप 1 करोड़ से भी अधिक लोग अपने वतन से उजड़कर दूसरे जगह पर चले गए। वे भारत और पाकिस्तान के बीच रातों रात खड़ी कर दी गई सीमा के इस पार या उस पार जाने को विवश हो गए, और जैसे ही उन्होंने इस छाया सीमा के इस ओर पैर रखा, वे घर से बेघर हो गए। समझ रहे? तो इतनी भारी मात्रा में घर से बेघर होना, हिंसा का शिकार होना, चोरी, लूटपाट, हत्या का शिकार होना, बलात्कार का शिकार होना, ये सारी जो कंडीशंस चल रही थी वो बहुत दयनीय थी और बहुत साउथ एशिया में पहले ऐसा कभी देखा नहीं गया था। उनकी घर, दुकानें, जमीनें, रोजी रोटी, सारी चीजें उनको हाथ से निकाल दी जा रही थी। उनको जो उनके हाथ में थी वो उनके लिए पराई होगी। लाखों लोगों ने अपने प्रियजन से बिछड़ गए, किसी ने अपने पिता को खोया, किसी ने भाई को, ठीक है, किसी की पति की हत्या हो गई, और उनके दोस्त, उनके बचपन की यादें सब छीन लेंगे। ये आपको, क्योंकि हमारा चैप्टर क्या है, हमारे चैप्टर का नाम ही है विभाजन में स्मृतियां, राजनीति और स्मृतियां। तो जो यादें या जो कह सकते हैं जो मेमोरीज हैं, वो आपको आंसर्स में दिखाने भी है कि किस तरह की कंडीशंस दिखाई दे रही थी। अपनी स्थानीय और क्षेत्रीय संस्कृतियों से वंचित होकर तिनका तिनका जोड़कर अपने नए घोंसलों को बनाने में जुट गए। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। यानी जहां पर उनका कल्चर था, उनकी जमीन थी, वो बड़े राजा के जैसे थे, वो दूसरी जगह जाके छोटी छोटी पैसों पर शरणार्थी बनकर और धीरे धीरे अपनी घर, दुकान, जमीनें बनाना शुरू किया। विद्वानों के अनुसार विभाजन के परिणाम स्वरूप होने वाली हिंसा इतनी भीषण थी कि इसके लिए विभाजन, बंटवारे या तकसीम जैसे शब्दों का प्रयोग करना सार्थक प्रतीत नहीं होता। तो केवल विभाजन कहना या बंटवारा कहना इसके लिए बहुत छोटी बात है। ये बहुत बड़ी हिंसा, बहुत बड़ा एक तरह से अपराध या बहुत बड़ी ऐतिहासिक घटना थी, जिसके बहुत दूर तक परिणाम हुए, जिसका जो रिजल्ट निकला वो बहुत आगे तक गया, और जिसके परिणाम हुए वो इतने खतरनाक, इतने हृदय विदारक हैं कि उसको सोचना भी बड़ा मुश्किल है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट चीजें आपको करनी है। ठीक है, इसमें कोई संदेह नहीं कि विभाजन के परिणाम स्वरूप जो स्मृतियां, यानी जो मेमोरीज हुई, जो घृणाएं आई, छवियां और पहचानें अस्तित्व में आई, उनका आज भी सीमा के इस और उस दोनों इतिहास का निर्धारण करने में महत्वपूर्ण योगदान है। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि जिस तरह का एक दूसरे के साथ व्यवहार किया गया, उसने दोनों में इतनी दूरी फैला दी कि चाहे बॉर्डर के इस पार या उस पार, आज भी लोग एक दूसरे से कभी कभी जो व्यवहार करते हैं वो उसकी यादों के कारण करते हैं। कई लोगों को नफरत हो गई, कई लोगों को यादें बस गई, कई लोगों के साथ ऐसा व्यवहार हुआ कि उसको भूल नहीं पाते हैं। तो इस तरह की चीजें बॉर्डर के इस पार और उस पार दोनों तरफ दिखाई देती हैं, जिसने लोगों में गहरा घाव किया। और जो इतिहास बना है उसके बाद, कई युद्ध देखे गए हैं, कई सैंक्शंस लगाए गए हैं, कई तनावपूर्ण स्थितियां देखी गई हैं, वो आज भी उसी इतिहास का गवाह है, उसी इतिहास का एक हिस्सा है, या उसी इतिहास का एक पार्ट है जो बार बार देखने के लिए मिला है। तो ये बड़ी रोचक और इंपॉर्टेंट बात है। रोचक तो कैसे कहें, इस हृदय विदारक बात आप कह सकते हैं, जो आपको आंसर्स में भी बतानी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रिटिश भारत का बंटवारा क्यों किया गया। तो उत्तर में आप देखें तो हमने पहले 2-4 चीजें पहले भी की थी। एक तो ब्रिटिश यानी ब्रिटेन की कूटनीति, ठीक है ना, एक
मैंने ब्रिटिश जो कूटनीति थी, ठीक है, ब्रिटिश कूटनीति, ठीक, इसके अलावा जो कांग्रेस की नीति थी, कांग्रेस की कूटनीति या नीति कह सकते हैं, इसके अलावा मुस्लिम लीग, ठीक, इनकी नीतियां जो थी, ठीक है, तो ब्रिटिश, कांग्रेस, मुस्लिम लीग, ये प्रमुख 3 नीतियां थी। उसके अलावा छोटे छोटे और रीजन्स थे, लेकिन इन तीनों की नीतियों ने बंटवारे में प्रमुख कारण बने, और कारण कैसे बने उसको हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो ब्रिटिश कूटनीति का सबसे इंपॉर्टेंट था फूट डालो और शासन करो, ठीक। तो ब्रिटिश राज में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट जो चीज दिखाई दे रही थी वो है कि डिवाइड एंड रूल, और इसके मैंने आपको उदाहरण भी बताया कि उदाहरण में 1905 का बंगाल विभाजन, 1906 का मुस्लिम लीग का शासन स्थापना करवाना, 1909 में अलग पृथक निर्वाचन मंडल, इस तरह की चीजें दिखाई दे रही थी, और ब्रिटिश ने यही सारी चीजें की थी। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को कमजोर करने के लिए मुसलमानों को सांप्रदायिक भावना को उत्तेजित करते रहे। 1905 में देखिए हम आ भी गया, 1905 में बंगाल का विभाजन, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना, और 1909 में सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली का प्रारंभ और विस्तार अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो नीति का क्या था, एक उदाहरण था। बहुत महत्वपूर्ण बात है कि अंग्रेज फूट डालकर राज करना चाह रहे थे, इसलिए लगातार वह हिंदू मुसलमानों में खाई पैदा कर रहे थे, और इस खाई को पैदा करके ये प्रयास कर रहे थे कि आगे हमेशा एक फूट बनी रहे, एक कमजोरी बनी रहे, जिस कमजोरी का फायदा उठाकर हम विभाजन की स्थिति को ले आए। शुरू में तो उनके दिमाग में नहीं रहेगा कि देश का बंटवारा करें, लेकिन उन्होंने ऐसा बीज बोया कि वो बीज विभाजन के रूप में पल्लवित हुआ, उसी तरह का पौधा उसमें से निकल कर आया। तो ये एक सबसे पहला कारण है कि जो ब्रिटिश कूटनीति है इसने विभाजन में प्रमुख भूमिका निभाई। अब देखते हैं थोड़ा सा आगे, ठीक है। अब ब्रिटिश प्रशासकों की इस नीति से, यानी फूट डालो राज करो की नीति से, मुसलमानों में सांप्रदायिक भावनाओं का, यानी जो कम्युनल फीलिंग्स थी, यानी हिंदू मुसलमान में अलग होने की फीलिंग, इसका विकास होने लगा, और अपने हितों की रक्षा के लिए अपने लिए एक पृथक राष्ट्र की मांग करने लगे। जाहिर सी बात है, जब आप ऐसा बीज बोएंगे जिसमें असुरक्षा की भावना हो, जिसमें ये लगे, और राष्ट्र में तो लास्ट में जिन्ना जैसे लोगों ने यही करने लगे कि लेके रहेंगे पाकिस्तान, बट के रहेगा हिंदुस्तान। और उन्होंने कहा कि जब 1937 में जब चुनाव हुए और उनको सफलता नहीं मिली, और जब कांग्रेस ने उनके साथ सरकार बनाने से मना कर दिया, तो उन्होंने क्या बोला, उन्होंने डरावने भाषण देने शुरू कर दिए कि भाई हमारे जो बहुसंख्यक हैं उनके हितों के साथ हमारे हितों की रक्षा नहीं हो पाएगी, अब वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत होगा, हिंदी राष्ट्रभाषा होगी, ना तो हमारी सांस्कृतिक कोई पहचान रह जाएगी, ना प्रशासनिक कभी पहचान बनेगी, ना हम किसी लायक रह जाएंगे। तो ये तमाम तरह की चीजें जो है मोहम्मद अली जिन्ना कहने लगे, और ये इसका कारण बन गई। दूसरा कारण मुस्लिम लीग का सांप्रदायिक दृष्टिकोण, ठीक है। सांप्रदायिक दृष्टिकोण मतलब कम्युनल जो कह सकते हैं आइडियोलॉजी उनकी रही कि भाई बार बार हिंदू मुसलमानों की एकता की बात, विभाजन की बात मुस्लिम लीग करता रहा। मुस्लिम लीग के संकीर्ण सांप्रदायिक दृष्टिकोण ने हिंदू मुसलमानों में मतभेद उत्पन्न कर दिया। इसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जाहिर सी बात है, संकीर्ण भावना तो थी कि हिंदू मुसलमानों में एक भेद पैदा कर रहा था, और अंततः पाकिस्तान के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। लीग ने द्विराष्ट्रवाद के सिद्धांत का प्रचार किया। शुरू में तो बोला कि थोड़ा सा स्वायत्ता मिलेगा, बाद में 2 राष्ट्र की बात करने लगे, और रहमत अली की बात आती है, चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान शब्द पहली बार दिया। मुस्लिम जनसामान्य को यह विश्वास दिलाने का प्रयत्न किया कि अल्पसंख्यक मुसलमानों को बहुसंख्यक हिंदुओं से खतरा है। देखिए, ये सबसे बड़ी बात है, ये बार बार बताया जा रहा था, और मैंने पहले भी कहा था कि जब भी इस तरह की भावना का विकास करना होगा तो कोई भी नेता ये कहेगा कि भाई आपके धर्म को इन धर्म से, या आप बहुसंख्यक हैं, अल्पसंख्यक है, बहुसंख्यक से खतरा है, या आपका यहाँ धर्म खतरे में है, इस तरह की बातें मुस्लिम लीग करने लगा। 1937 में कांग्रेस द्वारा संयुक्त प्रांत में मुस्लिम लीग के साथ मिलकर मंत्रिमंडल बनाने से इंकार कर दिए जाने पर लीग ने इस्लाम खतरे में है का नारा लगाया। देखिए, 1937 में प्रोविंशियल इलेक्शंस हुए, हर जगह कांग्रेस को अच्छी सफलता मिली, मुस्लिम लीग को जहां मुस्लिम सीटें थी वहां भी नहीं मिली। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, संयुक्त प्रांत में हम मिलजुल कर सरकार बना लेते हैं कांग्रेस के साथ। कांग्रेस ने कहा हमको बहुमत मिला, आपके साथ सरकार क्यों बनाए। जब कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के साथ सरकार बनाने से मना कर दिया तो मुस्लिम लीग को अब लगा कि हमारे हाथ में कुछ नहीं आने वाला है, तो इस्लाम खतरे में है, मुसलमानों का हित नहीं हो पा रहा है, इस तरह के प्रचार वो करने लगे, और धीरे धीरे ये बंटवारे का रीजन बनता चला गया। ठीक है, तो एक प्रमुख बात इसमें देखने के लिए मिलेगी। 1937 ईस्वी में लीग के लखनऊ अधिवेशन में सांप्रदायिक की अग्नि और अधिक हवा देते हुए जिन्ना ने कहा कि अब हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा होगी और वंदे मातरम राष्ट्रगीत होगा। देखिए, ये मुस्लिम लीग ये जो कर रही है वो कारण बन रहा है विभाजन का। उसने और ज्यादा बोला, कांग्रेस के झंडे को प्रत्येक व्यक्ति को स्वीकार करना पड़ेगा और उसका आदर करना पड़ेगा। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान कांग्रेसी मंत्रिमंडल द्वारा नवंबर 1939 में त्याग पत्र दे दिए जाने पर मुस्लिम लीग प्रसन्न हुई और 22 दिसंबर 1939 को लीग ने संपूर्ण भारत में मुक्ति दिवस मनाया। उन्होंने बोला बहुत अच्छा, इन्होंने
इन्होंने मुक्त कर दिया, इन्होंने जैसे क्या हुआ ना कि द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ तो जो सरकारें बनी थी कांग्रेस को, उन्होंने इस्तीफा दे दिया कि हमारे साथ ठीक नहीं हो रहा है तमाम चीजें। तो मुस्लिम लीग इससे और प्रसन्न हुई, मुक्ति दिवस मनाया और बार बार कहने लगी कि कुछ दिन में कांग्रेस का ही बात हमको मानना पड़ेगा, उसके झंडे के नीचे रहना पड़ेगा, हिंदी को स्वीकार करना पड़ेगा, वंदे मातरम को स्वीकार करना पड़ेगा। तो तमाम तरह की चीजें मुस्लिम लीग ने प्रचारित की और इस प्रचार का जो असर हुआ वो ये हुआ कि सांप्रदायिक तनाव बढ़ता गया, सांप्रदायिक बीज और बढ़ते चले गए और ये बंटवारे का कारण हुआ। तो ब्रिटिश कूटनीति के बाद दूसरा कारण मुस्लिम लीग। मार्च 1940 में लाहौर अधिवेशन में लीग ने एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया जिसमें उपमहाद्वीप के मुस्लिम बहुल क्षेत्रों तक सीमित स्वायत्तता की मांग की गई। देखिए, तो जो ये शुरू करना है, पहले इन्होंने सीमित स्वायत्तता मांगी, कांग्रेस के भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध भी मुस्लिम लीग ने किया और 1946 के चुनाव के बाद पाकिस्तान की स्थापना के लिए जोरदार आंदोलन प्रारंभ कर दिया। 16 अगस्त 1946 को लीग ने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस, जिसको हम क्या बोलते थे, डायरेक्ट एक्शन डे, डायरेक्ट एक्शन डे। अब इसमें क्या हुआ, इसमें तमाम हिंसा हुआ है हिंदू मुसलमान में, जिसके परिणाम स्वरूप देश के विभिन्न भागों में भयंकर सांप्रदायिक दंगे हो गए। अतः देश को अनावश्यक रक्तपात से बचाने के लिए विभाजन अनिवार्य हो गया। भाई इतना दंगा होने लगा, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस होने लगा कि मुसलमानों की बात, मुस्लिम लीग की बात मजबूरन माननी पड़ी। वो बोला कि ठीक है, तब इनको जो है माउंटबेटन ने भी कहा कि अगर देश आपको सशक्त रखना है तो इनको अलग भूभाग देकर किनारे करिए, नहीं तो परेशान करते रहेंगे। कांग्रेस ने दलील दी कि बार बार हमको परेशान करेंगे, टॉर्चर करेंगे, डायरेक्ट एक्शन डे से हमको ब्लैकमेल करेंगे, बार्गेन करेंगे। तो ऐसी स्थिति पैदा कर दी मुस्लिम लीग के नीतियों ने कि विभाजन अपरिहार्य हो गया और विभाजन करना पड़ा। तो ये दूसरा इंपॉर्टेंट रीजन रहा। तीसरा इंपॉर्टेंट रीजन कांग्रेस के लीग के प्रति तुष्टीकरण की नीति। अब देखिए कांग्रेस क्या करती थी, कांग्रेस ने हमेशा मुस्लिम लीग के सामने घुटने टेकने वाली बात की। एक आध अगर मौकों को छोड़ दिया जाए तो कांग्रेस की उससे दो काम करना चाहती थी। कांग्रेस को एक तो लगता था कि मुस्लिम, हमें अंग्रेज के खिलाफ लड़ना है तो मुस्लिम लीग को कहीं ना कहीं थोड़ा शांत रखो, थोड़ा नॉर्मल रखो। और उनको नॉर्मल और शांत रखने के चक्कर में वो क्या करते थे, क्योंकि कई बातें मान लेते थे। एग्जाम्पल के लिए 1916 में, अच्छा दूसरा इनको ये लगता था कि मुस्लिम लीग मुसलमानों की बात करती है तो मुस्लिम लीग की अगर थोड़ी बात मानेंगे तो मुसलमान लोग भी हमारे साथ भी जुड़ेंगे और हमको सपोर्ट करेंगे। 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग का समझौता हुआ। इस समझौते में मुस्लिम लीग ने यह शर्त रखी कि 1909 में जो पृथक निर्वाचन वाली व्यवस्था मुसलमानों के लिए की गई है, जिसका विरोध कांग्रेस कर रही थी, उसको मानने लगे, उसको सपोर्ट करें। तो कांग्रेस ने कहा ठीक है चलो हम उस पृथक निर्वाचन वाले का सपोर्ट करेंगे, और मुस्लिम लीग ने कहा कि ठीक है हम तुम्हारे साथ मिलकर काम करेंगे। एक ये दूसरा 1937 वाला जब इलेक्शन हुआ जब प्रांतों में, तो मुस्लिम लीग ने कहा कि तुम हमारे साथ सरकार बना लो। कांग्रेस ने सरकार में शामिल करने से मना कर लिया। फिर मुस्लिम लीग और आक्रामक हो गई। हालांकि देखिए अगर थोड़ा सा जस्टिफाइड वे में देखें तो ये कोई बहुत गलत निर्णय कांग्रेस का नहीं था। उनको बहुमत मिली थी, मुस्लिम लीग को क्यों सरकार में अपने साथ रखते। लेकिन बड़े दृष्टिकोण में ऐसा किया भी जा सकता था ताकि मुस्लिम लीग कुछ दिन के लिए शांत बैठे, इस तरह के विभाजन प्रति बातें न करे। लेकिन कांग्रेस ऐसी नीति नहीं अपना सकी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने लीग के प्रति तुष्टीकरण की नीति अपनाई जो देश की अखंडता के लिए घातक हुई। कांग्रेस ने बार बार लीग को संतुष्ट करने का प्रयास किया, मैं कह रहा हूं बार बार उनको मनाते रहते थे। इसके परिणाम स्वरूप लीग की अनुचित मांगे दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी। मुस्लिम लीग के प्रति कांग्रेस का शिथिल और त्रुटिपूर्ण नीति से जिन्ना को विश्वास हो गया कि परिस्थितियों से विवश होकर कांग्रेस विभाजन के लिए तैयार हो जाएगी, और ऐसा ही हुआ। ठीक है, तो कांग्रेस बार बार क्या करती थी, मुस्लिम लीग को जो है उनकी बातों को मान लेती थी या अनावश्यक चीजों को सपोर्ट कर देती थी, जिसके कारण मुस्लिम लीग को ये लगता था कि अगर हम मजबूर करेंगे, अगर हम स्थिति पैदा करेंगे तो ये हमारी बातों को मान लेंगे और हमारे विभाजन वाला जो एजेंडा है वो लागू हो सकता है, और ऐसा हुआ। ठीक है, अगला जो कारण बना विभाजन का वो सांप्रदायिक दंगे, कम्युनल जो दंगे, और यही हुआ लास्ट में जब 1946 आते आते इतने ज्यादा सांप्रदायिक दंगे हो गए कि कांग्रेस को भी ये लगने लगा कि भाई ये तो जो मोहम्मद अली जिन्ना है कभी भी डायरेक्ट एक्शन डे बोलते हैं और दंगा शुरू हो जाता है। तो सरकार बनने के बाद भी जब हम कोई काम करना चाहेंगे तो बार बार ये ब्लैकमेल करेंगे, और अगर हम बात नहीं मानेंगे तो बोलेंगे डायरेक्ट एक्शन दे। तो उसको लगता था, तो कांग्रेस को लगने लगा कि भाई अगर हमें ठीक से देश को मजबूत करके और आगे विकास के काम में आगे बढ़ना है तो ऐसी स्थिति में हमको मुस्लिम लीग को किनारे करना पड़ेगा, हमें इन्हें किसी तरह जो है फिक्स करना पड़ेगा, सेटल करना पड़ेगा। एक तो ये कारण हुआ। दूसरा, अंग्रेजों को भी ये लग रहा था, माउंटबेटन ने भी समझाया कि इस तरह के दंगे अगर होते रहेंगे तो आप आगे कुछ कर नहीं पाएंगे। तो 1946 के चुनाव के बाद लीग ने पाकिस्तान की स्थापना के लिए प्रबल आंदोलन प्रारंभ कर दिया। 16 अगस्त 1946 को लीग ने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया, जिसके बाद बंगाल, बिहार और पंजाब में भयंकर हिंदू मुस्लिम दंगे हो गए। संपूर्ण देश में गृह युद्ध हो गया। ठीक है, सिविल युद्ध की मामला बन गया, सिविल वॉर। और यही चीज माउंटबेटन ने समझाई सरदार वल्लभ भाई पटेल और नेहरू को कि देखिए आपके यहां सिविल वॉर होता रहेगा तो आप कुछ कर नहीं पाएंगे। जैसे जैसे सांप्रदायिक तनाव बढ़ता गया, भारतीय सिपाही और पुलिस वाले भी अपने पेशेवर प्रतिबद्धता को भूलकर हिंदू, मुसलमान या सिख के रूप में आचरण करने लगे। यह भी हो गया।
दंगा होता था तो उसको रोकने के लिए सिपाही को काम करना चाहिए, तो वही धर्म के आधार पर चलने लगे, धार्मिक आधार पर काम करते हुए दिखाई दे रहे थे। अतः देश को भयंकर विनाश से बचाने के लिए कांग्रेस ने विभाजन को स्वीकार करना ही श्रेयस्कर समझा। तो फिर कांग्रेस को ये मानना पड़ा कि ठीक है, अगर ऐसा हो रहा है तो ऑप्शन नहीं बचता है और हमको मानना पड़ेगा। तो ये भी एक कारण बन गया। कांग्रेस की भारत को शक्तिशाली बनाने की इच्छा, यह भी इसका कारण हो गई। कांग्रेस, जैसा भी मैंने आपको चर्चा की कि कांग्रेस को बार बार ये लग रहा था कि अगर हम मुस्लिम लीग की बात को नहीं मानते हैं और ज्यों का त्यों मुस्लिम लीग बना रहता है, तो आगे जब भी हमको कोई काम करना होगा तो हम देश को शक्तिशाली नहीं बना पाएंगे। तो उनको इच्छा थी कि देश को शक्तिशाली बनाया जाए, और इसके लिए उनको ये लग रहा था कि हमें किसी तरह से मुस्लिम लीग को किनारे करना पड़ेगा। इन्हें बार बार ये दंगे के नाम पर, तोड़फोड़ के नाम पर देश को कमजोर करेंगे और हमसे बार्गेन करेंगे। ये जो इच्छा बन रही थी, इस इच्छा के कारण भी देश का बंटवारा अपरिहार्य हो गया। तो मुस्लिम लीग की गतिविधियों से स्पष्ट हो गया कि लीग कांग्रेस से किसी भी रूप में समझौता नहीं करेगी। कांग्रेस के प्रमुख नेता भली भांति समझ चुके थे कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भी लीग कांग्रेस के प्रत्येक कार्यों में रुकावट डालेगी, तोड़फोड़ करेगी, इस तरह की हरकतें करती रहेगी। इसके परिणाम स्वरूप देश निरंतर दुर्बल होता जाएगा। इसलिए देश को बचाने के लिए उन्होंने लगा और देश को मजबूत करने के लिए उनको लगा कि विभाजन को स्वीकार करना पड़ेगा, और ऐसा करना पड़ा, ये होना पड़ा। एक और कारण जो विभाजन का बना, लॉर्ड माउंटबेटन का प्रयास, ये भी कारण प्रमुख है। तो लॉर्ड माउंटबेटन के प्रयास क्या रहे? उन्होंने भी ये समझाया किसको? जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल को कि भाई देखिए, आपको अगर अपने देश को शक्तिशाली बनाना है, मजबूत बनाना है, और एक सत्ता जो ट्रांसफर करने का प्रोसेस था वो अगर इजीली करवाना है ठीक ठाक से, तो आपको मुस्लिम लीग की बात माननी पड़ेगी, अलग राष्ट्र को स्वीकार करना पड़ेगा, वरना ये बार बार इस तरह करते रहेंगे और अंग्रेजी शासन के जाने के बाद और आपका देश में सिविल वॉर होता रहेगा, आप इसको रोक नहीं पाएंगे, बचा नहीं पाएंगे। और इसलिए ये भी एक क्या बन गया? कारण बन गया विभाजन का। तो लॉर्ड माउंटबेटन का प्रयास भी कारण बना। तो अगर हम शुरू से कारणों की बात देखें तो उसमें किस किस तरह के प्रयास विभाजन के रहेंगे जो आपको हमेशा दिमाग में रखने चाहिए, ठीक है। तो प्रमुख कारणों की अगर चर्चा करें तो आप इसका लिस्ट देख सकते हैं, ये आपके एक बार रिवीजन के काम आएगा। पहला, अंग्रेजों की फूट डालो, राज करो की नीति। ठीक है, फूट डालो और राज करो की नीति। इसके अलावा मुस्लिम लीग की नीति, मुस्लिम लीग की सांप्रदायिक नीति, ठीक है। इसके अलावा मुस्लिम लीग के प्रति कांग्रेस की नीति, जिसकी चर्चा भी हमने की, बार बार घुटने टेक देते थे। कांग्रेस की नीति, ठीक है, ये कारण बन रहा था। उसके अलावा आप कह सकते हैं कि जो देश को मजबूत बनाए रखने की कांग्रेस की नीति, कि भाई मुस्लिम लीग रहेगी तो कमजोर होती रहेगी। कांग्रेस की नीति, ठीक है। माउंटबेटन का प्रयास या उनकी भी नीति कह सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ 4-5 प्रमुख कारण थे सांप्रदायिक हिंसे। हालांकि वो हिंसे, सभी जो हिंसा दंगे थे वो इन्हीं के कारणों के कारण थे। सांप्रदायिक दंगे, ठीक है। ये सब प्रमुख कारण थे जो कि क्या बने? विभाजन के कारण बने। विभाजन के कारण, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है जो प्रमुख कारण बने थे, ठीक है। तो माउंटबेटन का ये प्रयास था, ये भी उसका कारण बना। अगला बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि बंटवारे के समय औरतों के क्या अनुभव रहे,
ठीक है ना। और देखो ये चैप्टर का नाम है कि स्मृतियां और अनुभव, सब कुछ इसमें, तो अनुभव से रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं। और इसमें थोड़ा सा आपको कोशिश ये करनी है कि एक तरह से आप जिस तरह कोई वृतांत लिखते हैं या कोई घटना लिखते हैं वैसा आंसर थोड़ा इसमें लिखना पड़ेगा। तो विभाजन का सर्वाधिक दूषित प्रभाव महिलाओं पर रहा है, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, ध्यान रखिए। विभाजन के दौरान उन्हें दर्दनाक अनुभव से गुजरना पड़ा, बलात्कार की निर्मम पीड़ा से सहना पड़ा और उन्हें अगवा किया गया। बार बार देखिए, उनको किडनैप किया गया, उनको खरीदा गया, बेचा गया, कभी एक फैमिली के साथ शिफ्ट किया गया, फिर दूसरी पुरानी फैमिली के साथ शिफ्ट किया गया, फिर बहुत तरह की यातनाएं हुई। ठीक है, अजनबी के साथ नई जिंदगी जीने के लिए विवश किया गया। मूक निरीह प्राणियों के समान ये सभी प्रक्रियाएं गुजरती रहीं। गहरे सदमे से गुजरने के बावजूद कुछ महिलाएं बदले हुए हालात में नए पारिवारिक बंधनों में बंध गईं, नई शादी वादी हो गई। किंतु भारत और पाकिस्तान की सरकारों ने ऐसे मानवीय संबंधों की जटिलता के विषय में किसी संवेदनशील दृष्टिकोण को नहीं अपनाया। ये मानते हुए कि इस प्रकार अनेक महिलाओं को बलपूर्वक घर पर बैठा लिया गया था। ठीक है, कई महिलाओं को, कई औरतों को इस तरह की समस्या हुई, पर कोई इसका विशेष समाधान नहीं हुआ। उन्हें उनके नए परिवारों से छीनकर पुराने परिवारों के पास या पुराने स्थानों पर भेज दिया गया। इस संबंध में महिलाओं की इच्छा जानने का प्रयास नहीं हुआ। इस प्रकार विभाजन की मार झेलने वाली उन महिलाओं को अपनी जिंदगी के विषय में फैसला लेने का अधिकार एक बार फिर वंचित कर दिया गया। एक अनुमान के अनुसार महिलाओं की बरामदगी के अभियान कुल मिलाकर 30,000 महिलाओं को बरामद किया गया। इसमें 8,000 हिंदू और सिख महिलाओं को पाकिस्तान से और 22,000 मुस्लिम महिलाओं को भारत से निकाला गया। तो 1954 तक ये बरामदगी की, यानी कौन सी महिला कहां रुकी हुई है, किसके घर गई हुई है, कहां अलग हुआ गया, इसके बरामदगी के अभियान चलाए गए और 20-30 हजार महिलाओं को बरामद किया गया। कहीं फिर वापस पाकिस्तान भेजा गया, किसी को भारत भेजा गया। इस तरह का जैसे किसी वस्तु का ट्रेड हो रहा हो या वस्तु का आदान प्रदान हो रहा हो, इस तरह के निर्मम और दुखद जो है अनुभव वो महिलाओं को झेलने पड़े, जो इस आंसर में आपको लिखने में जरूर यूज करना है। ठीक है, विभाजन की प्रक्रिया के दौरान अनेक ऐसे उदाहरण मिलते हैं जब परिवार के पुरुषों ने इस भय से, अब देखिए ये एक और सबसे मार्मिक बात है, कई बार जैसा आप पहले सुनते थे कि जौहर वाली प्रक्रिया हुई मुगलों के शासन के खिलाफ, कि औरतों को लगता था कि मुसलमान शासक उनको पकड़ेंगे तो अपने आप को आग में झोंक देती थी। ऐसी स्थिति विभाजन के समय देखने के लिए मिली। कई महिलाओं को लगा कि उनके शत्रु आ रहे हैं और उनको अपनी इज्जत और जान बचाने के लिए पुरुष वर्ग ने ही अपने घर की महिलाओं को मार दिया या महिलाओं ने कूद कर जान दे दिया। ठीक है, तो इस तरह की एक किताब आती है द अदर साइड ऑफ साइलेंस, उसमें उर्वशी बुटालिया ने किताब लिखी है। और थूथा खालसा गांव जो कि रावलपिंडी पाकिस्तान अब है, वहां पर यह माना गया कि कई शत्रुओं से बचने के लिए कई महिलाओं ने, सिख महिलाओं ने कूद कर कुएं में अपनी जान दे दी और 100 के आसपास महिलाओं ने ऐसा किया, 90 महिलाओं ने। तो इस तरह की भी भयानक प्रताड़ना, इस तरह की भयानक स्थिति विभाजन के समय महिलाओं को झेलनी पड़ी, जो आपके आंसर्स में जरूर आपको मेंशन करना है। ठीक है, अब देखिए ये थोड़ा सा ये लॉन्ग आंसर हम करेंगे, मतलब है तो शॉर्ट में, लेकिन मैंने काफी चीजें इसमें इंक्लूड कर दी हैं ताकि बहुत सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएं, बहुत सारे चीजों का कंटेंट मिल जाए कि आप आंसर्स में यूज कर सकें। तो बंटवारे के सवाल पर कांग्रेस की सोच कैसे बदली। अब देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस प्रारंभ से ही विभाजन का विरोध कर रही थी, इसमें से कोई प्रॉब्लम है नहीं, लेकिन अंत में परिस्थितियों से विवश ये ध्यान रखिए, अपनी सोच बदलनी पड़ी और विभाजन के लिए तैयार होना पड़ा। अंग्रेजों के प्रयासों के परिणाम स्वरूप मुस्लिम लीग अपने जन्म के प्रारंभ से ही सांप्रदायिक नीतियों का अनुसरण करने लगी थी। लीग ने बंगाल विभाजन का समर्थन किया था। अब देखिए, मैंने शुरू में आपको बताया कि मुस्लिम लीग की स्थापना इसलिए करवाई गई थी कि जो मुसलमान हैं उनको पक्ष में किया जाए अंग्रेजों के। अब डायरेक्ट अंग्रेजों के कहने पे तो आते नहीं, तो एक ऐसा ग्रुप बना दिया, एक ऐसा संस्था या पार्टी बना दी जो अंग्रेजों की हमेशा हिमायत करती रहती थी, वो मुस्लिम लीग थी। और स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन में कोई भाग नहीं लिया। जो बंगाल विभाजन के खिलाफ स्वदेशी आंदोलन चल रहा था उसमें भाग मुस्लिम लीग ने नहीं लिया, ठीक है, अंग्रेजों के साथ थी। लेकिन 1920 और 1937 में कांग्रेस द्वारा संयुक्त प्रांत में मुस्लिम लीग के साथ मिलकर मंत्रिमंडल बनाने से इंकार कर दिए जाने पर कांग्रेस और लीग के संबंध में और बिगड़ गए। तो शुरू में, अब देखिए लास्ट में कैसे विवश होना पड़ा, कारण यहां से आ रहा है कि शुरू में तो मुस्लिम लीग जो है वो विरोध में थी कांग्रेस के, बाद में और विरोध में हो गई, अंग्रेजों के खिलाफ थी। अंग्रेजों के खिलाफ होने के बाद थोड़ा कांग्रेस के नजदीक आई, लेकिन जब वहां पर सरकार बनाने से कांग्रेस ने उसके साथ मना किया तो विरोध में हो गई। कांग्रेस ने बार बार लीग को संतुष्ट करने का प्रयास किया, जिसके परिणाम स्वरूप लीग की अनुचित मांगे तीव्र होकर बढ़ने लगी। लीग ने कांग्रेसी मंत्रिमंडलों पर जनमत की अवहेलना करने, मुस्लिम संस्कृति को नष्ट करने और मुसलमानों के धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक अधिकारों में हस्तक्षेप का आरोप लगाया। जिन्ना ने 1937 में लीग के लखनऊ अधिवेशन में कहा कि हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा होगी और वंदे मातरम राष्ट्रगीत होगा। कांग्रेस के झंडे को सबका सम्मान करना पड़ेगा। राष्ट्रवादी नेताओं ने लीग के नेताओं को समझाने का बार बार प्रयास किया, किंतु संप्रदायवाद से समझौता करने को मुस्लिम लीग तैयार नहीं थी। अब देखिए ये कंडीशन बन रही थी कि मुस्लिम लीग बार बार ये कोशिश कर रही थी कि बताए कि कांग्रेस आपको खत्म करेगी, आपके संस्कृति को मिटा रही है। कांग्रेस प्रयास कर रही थी कि वो मान जाए, पर वो मान नहीं रहे और धीरे धीरे स्थिति व्यवस्था की पूर्ववत होती चली गई।
1937 से 39 के अवधि में कांग्रेस के नेताओं ने बार बार जिन्ना से मुलाकात करके मनाने का प्रयास किया, लेकिन जिन्ना ने कभी कोई ठोस मांग सामने नहीं रखी। इसके विपरीत वह इस बात पर अड़े रहे कि वह कांग्रेस से तभी बात करेंगे जब यह कांग्रेस यह मान लेगी कि वह केवल हिंदुओं का प्रतिनिधित्व करती है। इस प्रकार संप्रदायवाद को जिन्ना संतुष्ट करने का प्रयास किया गया, उतना उग्र हो रहा था। अब देखिए, जिन्ना ये चाह रहे थे कि हमको मुसलमानों का सोल एकदम अधिकारी बनाया जाए, और ये कई बार उन्होंने किया था। कांग्रेस से कहते थे कि आप मान लीजिए कि आप बस हिंदुओं की पार्टी है, ठीक। इसके अलावा मुस्लिम लीग कहती थी कि आप हम मुसलमानों की पार्टी, हमको बोल दीजिए, हम लोग बातचीत करेंगे। इसी तरह जब कैबिनेट मिशन आया था तो कैबिनेट मिशन में ये बोला गया कि वेवेल प्लान में ये बोला गया कि लॉर्ड वेवेल ने शिमला सम्मेलन में कहा कि भाई हम एक सेंट्रल एग्जीक्यूटिव बनाएंगे, केंद्रीय मंत्रिमंडल, उसमें सारे लोग भारतीय होंगे, केवल वायसराय इंग्लैंड के होंगे और सेना के सेनापति, उसमें आधे मुसलमान आधे हिंदू होंगे। तो वहां पर भी मुस्लिम लीग के नेता जिन्ना ने कहा कि जितने मुसलमान होंगे वो हमारे मुस्लिम लीग से आएंगे, यानी वो मुसलमानों के ठेकेदार बन रहे थे, और इससे मुस्लिम लीग एक सांप्रदायिकता को फैला रही थी। 22 दिसंबर 1939 को लीग ने संपूर्ण भारत में मुक्ति दिवस मनाया। मार्च 1940 में लाहौर अधिवेशन में एक प्रस्ताव प्रस्तुत करके हिंदुस्तान के उत्तर पश्चिम और पूर्वी क्षेत्रों में जहां मुसलमान ज्यादा थे उनको स्वतंत्र राज्य बनाने की बात की गई। लीग ने भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया और अंतरिम सरकार में कांग्रेस द्वारा मुसलमानों को नामजद करने का अधिकार को स्वीकार नहीं किया। अब देखिए, 1942 में जब क्विट इंडिया मूवमेंट चल रही थी तो देश में एक सरकार बनाने की, अंतरिम सरकार बनाने की बात थी, तो जिन्ना कह रहे थे मुसलमानों को नामजद कांग्रेस नहीं कर सकती है, हम करेंगे। लीग ने कैबिनेट मिशन योजना को अस्वीकार कर दिया, पाकिस्तान प्राप्ति के लिए प्रत्यक्ष संघर्ष का रास्ता अपनाने का निश्चय किया, और 16 अगस्त को लीग ने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस, डायरेक्ट एक्शन डे बनाया, जिसके कारण बहुत सारे स्थानों पर क्या हो गए, दंगे हुए और सारे देश का वातावरण दूषित हो गया, और मुस्लिम जो हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिकता थी, कम्युनल टेंशन था, वो भारी रूप से बढ़ रहा था। और ये सारी कंडीशंस इस बात पर अब विवश कर रही थी कांग्रेस को कि आप अपनी सोच को बदलिए, और अगर आपको देश मजबूत रखना है तो बंटवारा करना पड़ेगा। लीग का नारा था लड़ के लेंगे पाकिस्तान, किंतु इस नारे ने ब्रिटिश साम्राज्यवादियों के विरुद्ध संघर्ष का रूप धारण न करके सांप्रदायिक दंगे कर लिए। पहले मैंने ये देखा गया कि वो ब्रिटिशर से लड़ेंगे और अपने लिए पाकिस्तान लेंगे, लेकिन वो क्या हो गए, आपस में ही लड़ने लगे देश में। प्रारंभिक विरोध के बाद वायसराय लॉर्ड वेवेल के प्रयत्नों से मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार में सम्मिलित हो गई, लेकिन उसने कांग्रेस के प्रति असहयोग का दृष्टिकोण अपनाया। लीग ने नेहरू के नेतृत्व को स्वीकार नहीं किया और प्रायः मंत्रिमंडल की नीतियों का विरोध करती रही। इस समय तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से भी यह भली भांति समझ चुकी थी कि लीग के कट्टर सांप्रदायिक दृष्टिकोण को हम मना नहीं सकते। अंतरिम सरकार बनी थी, उसमें शामिल हो गया मुस्लिम लीग, तो अंतरिम सरकार में प्राइम मिनिस्टर हेड होते हैं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर की नेहरू को नहीं मानते थे हेड, और अपनी बातें खुद करते रहते थे। और यह कांग्रेस भी धीरे धीरे समझ सकती थी कि अब मुस्लिम लीग के साथ मिलकर चलना आसान नहीं है, वो दंगे ही फैलाएगी और गृह युद्ध का वातावरण, सिविल वार का वातावरण बनता रहेगा। और कोई भी देश के अंदर अगर अपने गृह युद्ध होते रहे, सिविल वॉर होते रहे, तो वो देश कभी मजबूत नहीं हो सकता, वो देश कभी अपने लक्ष्यों की प्राप्ति नहीं कर सकता। ये बात वो भली भांति समझते थे बातें, और इसके परिणाम स्वरूप फिर उनको क्या करना पड़ा, उनको बंटवारे के लिए तैयार होना पड़ा। ब्रिटिश सरकार जून 1948 तक सत्ता भारतीयों को सौंप देने की घोषणा कर चुकी थी, और माउंटबेटन का विचार था कि लीग और कांग्रेस के मध्य समझौता असंभव था और देश का विभाजन ही समस्या का हल है। तो जो ब्रिटिशर्स शुरू से प्रयास में लगे हुए थे कि दोनों में खाई पैदा की जाए, दोनों को फूट डालकर अलग रखा जाए, उसका बीज अब जम चुका था, और वो कह रहे थे भाई देखो, आपको लोगों के बीच में कोई समझौता नहीं हो पाएगा और आप लोगों को विभाजन ही करना पड़ेगा। और उन्होंने महात्मा गांधी, पटेल और जवाहरलाल नेहरू जैसे महत्वपूर्ण व्यक्तियों को भारत विभाजन के लिए मनाने का प्रयत्न प्रारंभ किया। तो कांग्रेस ने अब उसी बात पे जो शुरू में पूछा गया है, तो सदैव विरोध किया था, और गांधी जी स्पष्ट शब्दों में कह चुके थे कि देश का विभाजन उनके मृत शरीर पर होगा। लेकिन अब ऐसा आभास होने लगा कि देश को भयंकर विनाश और रक्तपात से बचाने के लिए, कम्युनल टेंशन से बचाने के लिए, बार बार देश में गृह युद्ध जैसी स्थिति को बचाने के लिए विभाजन ही एक रास्ता है। इसलिए कांग्रेस धीरे धीरे अब मूड चेंज करने लगी और मानने लगी। ठीक, अंग्रेजों ने भारत छोड़ने की तिथि जून 1948 के स्थान पर 15 अगस्त 1947 कर दिया। अब ये क्या और बड़ी टेंशन थी। देखिए, जब तक अंग्रेज थे, आर्मी थी, तब तक ये था कि थोड़ा इनको मनाया जा सकता है, बातचीत की जा सकती है, लेकिन अंग्रेजों ने कहा हम जून 1948 तक नहीं जाएंगे, हम 15 अगस्त तक 47 में ही चले जाएंगे। तो तुरंत उनको जाना था, अब इनको रोकना मुश्किल था। अब कांग्रेस को अनिवार्य रूप से गृह युद्ध या पाकिस्तान, इन दोनों में से कोई एक कर चुनना था। तो अब कांग्रेस को पता लग गया कि जैसे ही अंग्रेज यहां से जाएंगे, स्थिति और भयानक होगी, ये लड़ाई चलती रहेगी। तो या तो हम बंटवारा न चुने और आपस में ही लड़ते रहें, गृह युद्ध करते रहें, या बंटवारा एक चुनना था।
अंततः भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अपनी सोच बदलनी पड़ी और प्रमुख राष्ट्रवादी नेता इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि भारत विभाजन को स्वीकार करना और लीग के बिना शेष भारत को अधिक शक्तिशाली और संगठित बनाना ही भारत के लिए श्रेयस्कर उपाय था। इसलिए 3 जून 1947 को वायसराय ने भारत विभाजन की योजना घोषणा करी, जिसे भारत के सभी राजनीतिक दलों ने स्वीकार कर लिया, जिसे माउंटबेटन प्लान कहते हैं। तो 3 जून को जो माउंटबेटन प्लान आया उसको कांग्रेस, मुस्लिम लीग सबने स्वीकार कर लिया। मुस्लिम लीग जो कह रही थी हमको अलग देश चाहिए, उसमें था। कांग्रेस चाह रही थी कि पूरा देश आजाद हो और वो छोड़ के शासन स्थानांतरित हो, वो था। तो मजबूरी में ही कांग्रेस को ये चीज बदलनी पड़ी। तो पूरा घटनाक्रम मैंने इसलिए लिखा कि आपका एक कंप्लीट रिवीजन इस क्वेश्चन से हो जाए कि पूरा ये विभाजन का माहौल कहां से चल रहा था। 1905 में बंगाल विभाजन के समय से ही बंगाल का विभाजन किया गया, ठीक है ना। इसको आप ध्यान रखिए। थोड़ा सा मैं इस घटनाक्रम को एक बार और समराइज कर देता हूं आपके लिए, ताकि आप कभी इसको रिवाइज करना चाहें तो इजिली कर सकते हैं। हुआ ये कि देखिए 1905 में बंग भंग हुआ, ठीक। तो बंग भंग में क्या हुआ कि बंगाल का विभाजन ये कह के बोला गया कि प्रशासनिक रूप से एक साथ चलाना मुश्किल है, तो एक तरफ मुसलमान को बहुसंख्यक, एक तरफ हिंदुओं को बहुसंख्यक किया गया। इसके विरोध में जो स्वदेशी आंदोलन हुआ, ठीक। और स्वदेशी आंदोलन में क्या हुआ, हिंदू मुसलमान एक साथ मिलकर रहे, लड़ाई लड़ी उन्होंने, ठीक। तो 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना होती है और मुस्लिम लीग ने क्या बोला, और इस मुस्लिम लीग की स्थापना अंग्रेजों ने करवाई ताकि मुसलमानों को अपने फेवर में रख सकें। मुस्लिम लीग ने बोला कि बंगाल का विभाजन ठीक है, उसने स्वदेशी आंदोलन का विरोध किया, उसमें साथ नहीं दिया, ठीक। 1909 में क्या हुआ, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म, मॉर्ले मिंटो सुधार। इस मॉर्ले मिंटो सुधार से क्या हुआ, मुसलमानों के लिए, मुसलमानों को अलग, मुसलमानों को पृथक निर्वाचन की एक तरह से कह सकते हैं पृथक निर्वाचन की घोषणा, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों के लिए घोषणा, ठीक है। अब इसने पहला दरार डालना शुरू किया। उसके बाद क्या हुआ, 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में एक समझौता हुआ और उसमें क्या हुआ, कांग्रेस ने मांगे मान ली मुसलमानों की, या कह सकते हैं मुस्लिम लीग की, ठीक है। यह भी एक महत्वपूर्ण बिंदु साबित हुआ बाद में, क्योंकि यहां से उनका मन बढ़ गया। कांग्रेस मुस्लिम लीग समझौता, ठीक है। मुस्लिम लीग की मांगों को कांग्रेस ने मान लिया। उसके बाद फिर 1920 के बाद जो असहयोग आंदोलन शुरू हुआ, उसमें खिलाफत मूवमेंट शुरू हुआ, ठीक। इस खिलाफत आंदोलन में हिंदू मुसलमानों को एक करके लड़ने का मौका मिला और दोनों एक साथ थोड़े आ गए, ठीक। लेकिन धीरे धीरे फिर उन दोनों में दूरी बढ़ गई और 1937 का एक दौर आया, ठीक, जब क्या हुए, प्रांतीय चुनाव हुए, प्रांतीय चुनाव। इन प्रांतीय चुनाव में मुस्लिम लीग की हार हुई। वो चाहती थी कांग्रेस के साथ कहीं कहीं सरकार बनाना संयुक्त प्रयास में, कांग्रेस ने इनकार कर दिया। फिर दूरी बढ़ी। 1939 में जब कांग्रेस ने इस्तीफा दिया तो मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया, ठीक। 1940 का जो घोषणा पत्र, 1940 मुस्लिम लीग की घोषणा हुई, ठीक। इस घोषणा में यह बोला कि भाई हम जो है अलग यानी किसकी, सीमित स्वायत्तता की मांग की मुस्लिम लीग ने, सीमित स्वायत्तता की मांग, ठीक है, लाहौर वाला, ठीक है। उसके बाद फिर क्या हुआ, इस यहां से अगर आ जाए आप आगे तो 16 अगस्त 1946 प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस और बहुत सारे सांप्रदायिक दंगे, ठीक है, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस। और अंत में 3 जून 1947 माउंटबेटन प्लान, देश का विभाजन, देश का विभाजन। ये एक शॉर्ट समरी आप दिमाग में रखेंगे अगर आप, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे विभाजन की पूरी भूमिका बनी और उस भूमिका के बाद देश के विभाजन को रोकना बिल्कुल मुश्किल होगा। ये आपको बात ध्यान में रखनी है। तो देखते हैं हम आगे के क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं।
तो ये सभी राजनीतिक दलों ने उसको क्या किया, स्वीकार कर लिया। स्थिति की विवेचना करते हुए जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हालत की मजबूरी थी और यह महसूस किया गया कि जिस मार्ग का हम अनुसरण कर रहे हैं उससे गतिरोध को हल नहीं किया जा सकता। जब दूसरे हमारे साथ रहना ही नहीं चाहते थे तो हम उन्हें क्यों और कैसे मजबूर कर सकते थे। इसलिए हमने देश का बंटवारा स्वीकार किया ताकि हम भारत को शक्तिशाली बना सके। ठीक है, स्पष्ट रूप से उन्होंने कह दिया कि भाई भारत को शक्तिशाली बनाना है, वो हमारे साथ रहना ही नहीं चाह रहे हैं तो हम कैसे उनके साथ रहे और हमें उन्हें भेजना पड़ा। यह एक महत्वपूर्ण बात है। अब एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि जो पूरा विभाजन वाला मामला चला है उसमें काफी हद तक जो स्मृतियां और अनुभव हैं मौखिक इतिहास से ली गई हैं। ओरली जो लोगों ने बताई हैं उन बातों की सहायता से हमने ये स्मृतियां जुटाई हैं। ठीक है, तो एक प्रश्न आता है कि जो इतिहास के अलग अलग सोर्सेज हैं उसमें जो मौखिक इतिहास यानी ओरल हिस्ट्री जो है इसके अपने फायदे नुकसान क्या हैं, या कह सकते हैं कि मौखिक इतिहास के लाभ और हानियों का वर्णन कीजिए, ऐसा क्वेश्चन आएगा तब क्या कहेंगे। उत्तर देख सकते हैं कि इतिहास में पुनर्निर्माण में हमें अनेक स्रोतों से सहायता मिलती है जिनमें मौखिक स्रोतों का भी महत्वपूर्ण स्थान है, इसमें कोई डाउट नहीं है ना। जैसे आप सांख्यिकी में अगर आप पढ़े हो तो सोर्सेज ऑफ डेटा एक आता है सर कि भाई डेटा के क्या क्या साधन होते हैं, प्राइमरी डेटा, सेकेंडरी डेटा। तो सबसे प्राइमरी डेटा में ओरल इंटरोगेशन को माना जाता है, यानी अगर आप ओरली कहीं से डेटा कलेक्ट करते हैं तो प्राइमरी या प्राथमिक डाटा माना जाता है। तो ये जो मौखिक स्रोत है एक तरह का ये प्राथमिक डाटा के साधन होते हैं। यद्यपि मौखिक इतिहास के अपने लाभ और हानियां हैं, यह सत्य है कि मौखिक इतिहास की पद्धतियां विभाजन के विषय में हमारी समझ को विस्तार प्रदान करती हैं। तो इसमें कोई दो राय नहीं कि जो ये ओरल हिस्ट्री हमको मिलती है इससे और ज्यादा इसमें विस्तार मिलता है, और ज्यादा हमको फैलाव दिखाई देता है, और ज्यादा इतिहास को समझने में आसानी पैदा होती है। लाभ की बात करें, मौखिक इतिहास हमें विभाजन से संबंधित अनुभवों और स्मृतियों को और अधिक सूक्ष्मता से समझने का अवसर प्रदान करता है। और ये तो चैप्टर ही अनुभव और स्मृतियों पर है, तो ये और ज्यादा हमको समझने के लिए अवसर मिलता है। मौखिक इतिहास के आधार पर इतिहासकार उन भावनात्मक समस्याओं और कष्टों का जिनसे जन सामान्य को विभाजन के दौर में गुजरना पड़ा इसका सजीव वर्णन करने में समर्थ हुए। सजीव नहीं, ऐसा लगता है कि लाइव, इसलिए मैंने कुछ एग्जांपल्स, कुछ पॉइंट्स इसमें ऐसे रखे हैं जो आपको लाइव लगे कि लाइव बताया जा रहा है। हमें याद रखना चाहिए कि सरकारी दस्तावेजों का संबंध नीतिगत और दलगत विषयों तथा विभिन्न सरकारी योजनाओं से होता है, अतः इनसे इस प्रकार की जानकारियां प्राप्त करना संभव नहीं होता। बिल्कुल ठीक बात है। सरकार के द्वारा जो चीजें लिखी जाएंगी, जो रिकॉर्ड या डेटा दिया जाएगा वो बहुत हद तक सरकारी मान्यताओं के आसपास रहेगा। वो आपको बहुत ज्यादा ऐसी चीजें नहीं बताई जाएंगी कि कुछ लोगों ने यहां जान दे दी है, कुछ लोग ऐसा सोच रहे थे, आम जनसाधारण ये था, या महिलाओं पर इस तरह के अत्याचार हुए, या इतने लोगों की संख्या में मृत्यु हुई। ऐसा सरकारी नहीं, मौखिक इतिहास में हमको ज्यादा मिलेगा, मौखिक रूप से हम ज्यादा पता कर पाते हैं। विभाजन के परिणाम स्वरूप सामान्य लोगों को किस हालत से गुजरना पड़ा अथवा विभाजन को लेकर जन सामान्य के क्या अनुभव रहे, इसका पता हमें मौखिक इतिहास से लगता है। सरकारी रिपोर्ट और फाइलें तथा महत्वपूर्ण सरकारी अधिकारियों के व्यक्तिगत लेख इस पर पर्याप्त रोशनी नहीं डालते। इसमें कोई दो राय नहीं है कि सरकारी जो दस्तावेज हैं, सरकार के जो डॉक्यूमेंट्स हैं, वो इस पर पूरा काम नहीं कर पाएंगे। सामान्यतः हम जिस इतिहास का अध्ययन करते हैं वह सामान्य लोगों से संबंधित विषयों पर कोई महत्वपूर्ण प्रकाश नहीं डालता, क्योंकि उनके जीवन और कार्यों को प्रायः पहुंच के बाहर या महत्वहीन मानकर नजरअंदाज कर दिया जाता है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि देखिए जो गवर्नमेंट चीजों में फीलिंग्स की कोई कदर नहीं है। आप किस भाव से कहना चाह रहे हैं, आपका क्या नुकसान हो गया, ये सरकारी या लिखित इतिहास में नहीं पता चलेगा। लेकिन मौखिक जो होते हैं, मौखिक इतिहास इन विषयों पर महत्वपूर्ण प्रकाश डालता है। किन विषयों पर? जो भावनाएं हैं, जो उनको होने वाली समस्याएं हैं, है ना, ये सारी चीजों। और उदाहरण के लिए मौखिक स्रोतों से हमें पता चलता है कि विभाजन के परिणाम स्वरूप संपन्न लोगों को विपन्नता के दौर से गुजरना पड़ा। ये इतिहास में आपको नहीं दिखेगा कि बहुत गरीब, बहुत अमीर जो लोग थे वो नीचे जमीन पर उनको भूजे फाकने पड़े। ऐसी चीजें आपको लिखित इतिहास में या सरकारी दस्तावेजों में कम मिलेंगी। आज भी कोई भी घटना होती है, आप देखते हैं कि एक अनुमान सरकार बताती है, लोग कहते हैं इससे ज्यादा मृत्यु हुई है, इससे ज्यादा लोगों को नुकसान हुआ है, हानि पहुंची है। तो एक एक चीज सरकार बिल्कुल डिटेक्ट नहीं बता सकती जितना आप मौखिक इतिहास से पता कर सकते हैं। घर की चारदीवारी में सुख का जीवन जीने वाली महिलाओं को पेट भरने के लिए मजदूरों के रूप में काम करना पड़ा। बड़े बड़े व्यापारियों को अपना और परिवार का पेट भरने के लिए छोटी मोटी नौकरियां करनी पड़ी और शरणार्थियों का जीवन जीने के लिए बेबस होना पड़े। सारी चीजें आप कैसे निकाल पाएंगे? ये मौखिक इतिहास से ही पता चलेगा। मौखिक इतिहास विभाजन के दौरान जन सामान्य, विशेष रूप से महिलाओं द्वारा झेली जाने वाली पीड़ा को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। जितना आप महिलाओं के ऊपर अत्याचार हुआ वो सारी चीजें अगर आप सरकारी दस्तावेजों में ढूंढे तो शायद आपको नहीं मिलेगा। या बहुत बार सरकारी दस्तावेज ये प्रयास करते हैं दिखाने का कि काफी हद तक चीजें सामान्य रूप से घटित हो गई, लेकिन ऐसा था नहीं। और मौखिक इतिहास आप कह सकते हैं कि रियल पिक्चर जिसको कहते हैं, यानी सही दृश्य खींचने में इन मौखिक इतिहासों ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और ये हमेशा निभाते रहते हैं। हानि देखते हैं।
अनेक इतिहासकारों के विचार अनुसार मौखिक जानकारियां सटीक नहीं होती, उनसे घटनाओं के जिस क्रम का निर्माण किया जाता है उसकी यथार्थता संदिग्ध होती है। बहुत लोग कहते हैं कि भाई ओरली आप पूछेंगे तो लोग अपने अपने मत में बताएंगे, जो लोग उसके सपोर्ट में रहेंगे किसी मामले के वो कहेंगे सब ठीक है, जो लोग विपक्ष में रहेंगे वो इतनी बातें बताएंगे कि वो काल्पनिक हो जाएंगी, यानी कि बहुत सारी बातें मनगढ़ंत बता देंगे, ऐसा देखने के लिए मिलता है। इनके अनुसार मौखिक विवरणों का संबंध केवल सतही विषयों से होता है, जो नॉर्मल चीजें दिखाई दे रही हैं उनकी बात की जाएगी, एग्जैक्ट बात नहीं की जाएगी। संचित किए जाने वाले छोटे मोटे अनुभवों से इतिहास की विशाल प्रक्रियाओं के कारण का पता लगाने में कोई महत्वपूर्ण सहायता नहीं मिलती। बोलते हैं ये छोटे मोटे चीजें बताएंगे, हमको ये खाने को नहीं मिला, हम यहाँ गिर गए, हमको ये परेशानी हुई, तो जो ओवरऑल इतिहास बनाना है, जो हिस्ट्री बनानी है, उसमें बहुत हेल्प नहीं कर पाते हैं। व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर किसी सामान्य निष्कर्ष पर पहुंचना सरल अनुभव नहीं होता। ये भी इतिहासकार कहते हैं कि भाई जो मौखिक इतिहास है इसमें अपने अपने अनुभव को लोग बताते हैं, एक एक आदमी अपने अपने अनुभव को बता रहा है, इससे एक कंक्लूजन तैयार करना या एक इतिहास का सही स्वरूप प्रदान करना इतना आसान नहीं होता है। हजार लोग हैं, उसमें एक एक आदमी का अनुभव हम लिख के इतिहास लिखें तो शायद नहीं लिख पाएंगे, तो ये इसकी कमी के रूप में दिखाया जाता है। मौखिक इतिहास में वास्तविक अनुभव के साथ निर्मित स्मृतियां भी जुड़ जाती हैं, यानी कुछ चीजें तो रियल होती हैं, कुछ चीजें काल्पनिक हो जाती हैं, ऐसा कहा जा रहा है। और कुछ दशक के बाद लोग किसी घटना के विषय में काफी कुछ भूल जाते हैं, यानी मौखिक इतिहास में बताते रहेंगे और काफी चीजें उनके दिमाग से निकल जाएंगी, कहना कुछ है, कहे कुछ और देंगे और इससे एक भूमिका बना ली जाएगी कि अरे अरे ये तो ऐसा हो गया था या वैसा हो गया था। तो सामान्यतः विभाजन के दौरान कड़वे अनुभवों से गुजरने वाले लोग आप बीती के विषय में बात करने को तैयार नहीं होते। उदाहरण के लिए बलात्कार की पीड़ा को झेलने वाली एक महिला किसी भी अजनबी के सामने बातें नहीं करेगी। तो इतिहासकार यह भी करेंगे जो मौखिक इतिहास है कई बार वो अंदर की बहुत सारी बातें नहीं कर पाता है, या बहुत सारी ऐसी बातें होंगी कि स्मृतियों को लोग दबा जाते हैं, तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत करते हैं और रियल इतिहास उससे पता नहीं चलेगा। मौखिक जानकारियों से घटनाओं का तिथिबद्ध विवरण प्राप्त करना भी मुश्किल है। अब लोग कोई बात पूछने लगो तो बोलेंगे हाँ इस तारीख को हुआ था, इस डेट में हुआ था, मैं थोड़ा भूल रहा हूं, कंफर्म नहीं हूं। तो जो एक तिथिवार तरीके से, एक क्रम में, एक सिस्टम में या सिस्टमैटिक तरीके से डेटा इकट्ठा करना भी ये मौखिक इतिहास से संभव नहीं हो पाता, ये इसकी कमी के रूप में दिखाया जाता है। विभाजन विषयक समझ को विस्तार प्रदान करना, देखिए ये भी कई बार माना जाता है कि जो विभाजन से संबंधित विषय हैं उनको विस्तार प्रदान करना ये भी मौखिक इतिहास के लिए बहुत सही नहीं है। मौखिक इतिहास की पद्धतियां विभाजन के विषयों में हमारी समझ को विस्तार प्रदान करती हैं। हमें याद रखना चाहिए कि विभाजन के मौखिक इतिहास को संबंध केवल सतही विषयों से नहीं है। देखिए ये बार बार इतिहासकार कहते हैं कि जो सतही विषय हैं, हम ये कोई किसी को खाना नहीं मिला, कोई गरीब हो गया, अमीर हो गया, केवल ये विभाजन का इतिहास बने, इसके पीछे के जो ठोस कारण है ये मौखिक इतिहास से पता नहीं लगाया जा सकता। विभाजन से संबंधित मौखिक बयानों को न तो अविश्वसनीय कहा जा सकता है और न ही महत्वहीन। मौखिक विवरणों अथवा बयानों से निकलने वाले निष्कर्षों की तुलना अन्य साक्ष्यों से निकलने वाले निष्कर्षों से करके एक समान और विश्वसनीय निष्कर्ष पर सरलतापूर्वक पहुंचा जा सकता है। हमें यह भी याद रखना चाहिए कि विभाजन के दौरान जन सामान्य को और विशेष रूप से महिलाओं को जिस पीड़ा से, अभी आप निष्कर्ष के रूप में लिख सकते हैं, इसमें दोनों बातें मैं बता रहा हूं, तो निष्कर्ष के रूप में आप बता सकते हैं, इसको आप निष्कर्ष भी कह सकते हैं, ठीक है, या आप एक कंक्लूजन के तौर पर कह सकते हैं सिंपल रूप से, ठीक है, कि ये कंक्लूजन है, आप बोल सकते हैं ये, अगर आपको कंक्लूजन लिखना हो, ठीक है, इस पूरे क्वेश्चन का, तो ये कंक्लूजन आप लिख सकते हैं कि एक तो केवल सतही विषय से नहीं किया जा सकता, दूसरा ये कि जो छोटे छोटे बयान हैं इस बयानों को यूज करके आप इजीली पहुंच सकते हैं कहां पर, एक निष्कर्ष पर। हमें यह भी याद रखना चाहिए कि विभाजन के दौरान जन सामान्य को और विशेष रूप से महिलाओं को जिस पीड़ा से गुजरना पड़ा उसे समझने के लिए हमें अनेक रूपों से मौखिक स्रोतों पर निर्भर रहना पड़ता है। तो ये मैंने बताया कि कहीं एक तो आप ये कह सकते हैं भाई सतही विषयों से हम केवल नहीं निकाल सकते क्या मौखिक इतिहास है, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि जो महिलाओं के साथ समस्याएं हुई या जो इस तरह की बातें देखने के लिए मिली, इसके लिए मौखिक इतिहास भी इंपॉर्टेंट है, इसका अपना महत्व कमजोर नहीं है, ये आप ध्यान रखेंगे। अब उदाहरण देख लीजिए, सरकारी रिपोर्टों से यह तो सरलतापूर्वक पता लगाया जा सकता है कि भारतीय और दल बदली की गई, ठीक है ना, किंतु सरकारी रिपोर्टों से यह पता नहीं लगा जा सकता कि बरामद की जाने वाली महिलाओं को किन किन मानसिक व्यवथाओं से गुजरना पड़ा और किन किन पीड़ाओं को झेलना पड़ा। तो लास्ट में आप एक तरह से मौखिक इतिहास के पक्ष में बोलेंगे बातों को। उन मानसिक व्यथाओं और पीड़ाओं का पता न तो महिलाओं की जुबानी लग सकती है जिन्होंने झूला। इस प्रकार मौखिक इतिहास की पद्धतियां विभाजन के विषय में हमारी समझ को विस्तृत बनाती हैं। मौखिक इतिहास की पद्धतियों से इतिहासकारों को विभाजन जैसी घटनाओं के दौरान जन सामान्य को किन किन मानसिक और शारीरिक पीड़ाओं को झेलना पड़ा, ये बहुरंगी और सजीव वृत्तांत करती हैं। तो आखिर में हम इसके पक्ष में ही बातों को करेंगे कि मौके, क्योंकि देखिए ओरल जो इन्वेस्टिगेशन है ना, ओरल जो हिस्ट्री है, ये इतिहास का प्रमुख हिस्सा बनती है, इसलिए हम इसको निगेट नहीं कर सकते। हमने उसकी कुछ कमियां बता दी, लेकिन एट लास्ट हमको विस्तृत सजीव विवरण के लिए मौखिक इतिहास का सहारा लेना पड़ेगा।
मौखिक विवरण और बयानों से निकलने वाले निष्कर्षों की तुलना अन्य साक्ष्यों से निकलने वाले निष्कर्षों से करके एक सामान्य और विश्वसनीय निष्कर्ष पर सरलतापूर्वक पहुंचा जा सकता है। इंपॉर्टेंट है, यानी अगर आप इसका एक और इंपॉर्टेंस बताना चाहें तो आप कह सकते हैं कि एक इफेक्टिव कंक्लूजन ड्रॉ करने के लिए मौखिक इतिहास बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि साक्षात्कार लेने वाला किसी भी व्यक्तिगत पीड़ा और सदमे को आंकने का प्रयास न करके सूझबूझ से लोगों के दर्द के एहसास को समझने का प्रयास करे तो मौखिक इतिहास उसके विभाजन की समझ को बहुत विस्तृत कर देगा और आगे बढ़ा देगा। तो ये मौखिक इतिहास का इंपॉर्टेंस है जो आपको ध्यान रखना है, जिसका यूज किया गया इस चैप्टर में। ठीक है, तो ये प्रमुख कुछ विभाजन से संबंधित क्वेश्चन आंसर्स थे, जिससे मैंने कहीं थोड़ा ब्रॉड आंसर्स किए हैं, कहीं छोटे किए हैं। ब्रॉड आंसर्स लिखे हैं तो आपको सारी चीजों का क्रम ठीक से समझ में आ जाए और आप उसको अलग अलग फॉर्मेट में क्वेश्चन आए तो यूज कर सकें। तो इस तरह से आपने अगर विभाजन का चैप्टर पूरा नहीं देखा है तो आप जरूर उसको देख लीजिए, उसको एक बार उससे अपनी समझ पैदा कर लीजिए, फिर इन क्वेश्चन आंसर्स को देखिए, एमसीक्यूज भी आपके पास आएंगे और आप इजिली कर सकते हैं। ठीक है, अब स्टूडेंट, इंडिया का नंबर 1 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म मैग्नेट ब्रेन्स है। इसकी वेबसाइट www.magnetbrains.com पर आप जा सकते हैं, जहां पर CBSE/स्टेट बोर्ड हिंदी मीडियम सेलेक्ट कर सकते हैं। यहां से आप मेरे इतिहास और राजनीति विज्ञान सभी चैप्टर्स को, सभी कोर्सेज को बुक वाइज क्लिक करके पढ़ाई वहां से कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री। जहां आपको CBSE और NCERT पर बेस्ड पूरा पाठ्यक्रम मिलेगा, पूरे सब्जेक्ट का पूरा विवरण आपको दिखाई देगा, NCERT के सॉल्यूशंस मिलेंगे। ठीक है, एक बार में 1 शॉट रिवीजंस, MCQs, ये सारी चीजें आपको कहां मिलेंगी? ये आपको इस वेबसाइट पर क्रमवार तरीके से मिल जाएंगी। यानी मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी के चैनल पे तो प्लेलिस्ट मिलेगा ही, वेबसाइट पर भी जाकर आप इजिली जो है क्रमवार तरीके से इन चैप्टर्स की पढ़ाई कर सकते हैं, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी कक्षा 6 से 12वीं तक के लिए बिल्कुल निःशुल्क शिक्षा आपके लिए लेकर आया है। ठीक है, कोई पेड सब्सक्रिप्शन आपको नहीं लेना है, कुछ नहीं करना है, इजीली आप कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा आज की किस तरह के क्वेश्चंस आपको समझ में आए, किसी क्वेश्चन को समझने में या किसी टॉपिक को समझने में अभी भी कोई कंफ्यूजन हो तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिएगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। आपके लिए इस पूरे चैप्टर से एक क्वेश्चन ये है कि बताइए किस डेट को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मुस्लिम लीग ने मनाई थी। मैं फिर से रिपीट करता हूं, ऑन विच डे द डायरेक्ट एक्शन डे वाज सेलिब्रेटेड बाय द मुस्लिम लीग। इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि किस दिन मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया था। तो हम आपके लिए इस तरह के महत्वपूर्ण क्वेश्चन और आंसर्स, 1 शॉट रिवीजन, MCQs लेकर आते रहे फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके लिए आपको इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहना है ताकि हम महत्वपूर्ण वीडियोस आप तक पहुंचाते रहें। ठीक है, तो आप चैप्टर्स को पढ़ते रहिए, ध्यान से रिवाइज करते रहिए, कोई समस्या हो तो हमें जरूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के साथ, तब तक अपना बहुत ध्यान रखिए। टेक केयर, गुड।